कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा हीरो एक आदमी को पकड़े हुए कहता है, अब तू आखिरी है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान फैल जाती है और वह अपनी जादू शक्ति का प्रयोग करके उस आदमी को उसकी गर्दन से बांध देता है। वह आदमी इल्जाम लगाता है कि हीरो ने अपनी असली ताकत छुपा रखी है, ऐसी कौशलें जो एक साधारण फिक्सर के पास नहीं होती। हीरो उससे ग्रिमॉयर, एक शक्तिशाली जादुई किताब के बारे में पूछता है और कहता है कि ड्रैकुलिन परिवार सिर्फ एक भागते कुत्ते के लिए इतनी बड़ी ताकतें तैनात नहीं करता। वो परिवार के लोगों को गंदे और खतरनाक बताते हुए कहता है कि वे पागल कुत्तों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। आदमी स्वीकार करता है कि उसे ग्रिमॉयर चलाना नहीं आता, पर हीरो ये समझ जाता है कि अगर वे लोग इतनी दूर तक उसका पीछा कर रहे हैं तो उस किताब में अवश्य ही बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। आदमी जोर देकर मांग करता है कि हीरो ग्रिमॉयर उसे दे दे। बदले में वह पेशकश करता है कि वह हीरो के लिए सिफारिश करेगा ताकि वह फिर से फिक्सर के रूप में काम कर सके, और तिरस्कृत करने के लिए उसे हंटिंग डॉग कहता है। हीरो इस प्रस्ताव पर तंज उड़ाता है और सोचता है कि एक मामूली फिक्सर मैनेजर के पास ऐसे वादे करने का क्या अधिकार है। वह फिर अपनी शक्ति से उसे उठा लेता है और पूछता है कि क्या मरने से पहले कहने के लिए कुछ बचा है। तभी अचानक तीसरा व्यक्ति वहां प्रकट होता है, एक ऐसा शख्स जिसकी उपस्थिति से एक भयंकर और अंधेरी ऊर्जा उमड़ रही है। वह शांति से सबका अभिवादन करता है। ये नया व्यक्ति अपनी पहचान बताता है। वह बहरान वेंट ड्यूलनहिर, पूर्वी महाद्वीप के शासक जादुई परिवार ड्रैकुलिन का मुखिया। फिक्सर मैनेजर चौंक उठता है। यह पहली बार था कि उसने परिवार के मुखिया को आमने सामने देखा था। दशकों तक उनके लिए काम करने के बावजूद बहरान एक दैवी हस्ती था, परिवार के इतिहास का सबसे शक्तिशाली जादूगर। हीरो भीतर ही भीतर सोचता है कि यह आदमी वास्तव में कौन है। बहरान हीरो से ग्रिमॉयर दे दे, बाद में बात कर लेंगे, पर हीरो घटिया और चौंकाने वाले लहजे में जवाब देता है कि वह उसे चिढ़ा रहा है और उसके खून पसीने की कमाई चुराने आया है। बहरान इस गुस्ताखी पर तंजिया ठहाका देता है। उस समय हीरो को पछतावा होता है कि काश उसने पहले उस वायवन को निगल लिया होता। अब उसे एहसास होता है कि परिवार के मुखिया से निकलने वाली आभा इतनी जबरदस्त है कि उसने पहले कभी ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी। बहरान बताता है कि सबसे आसान रास्ता है उसे मार के किताब जब्त कर लेना, पर वह एक दूसरा विकल्प देता है, किताब दे दे और ड्रैकुलिन की सेवा में लौटा, सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। बहरान हीरो के लड़ाकू प्रतिभा की प्रशंसा करता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने ये प्रतिभा पहले नहीं देखी। वह हैरान है कि एक गंदे आबाद इलाके का लड़का फिक्सरों की तकनीक को इतने उन्नत स्तर पर ले गया। फिर वह उसे लालच कराता है। सोचो, अगर वही तेज तलवार ड्रैकुलिन के पंखों पर उड़े तो कितनी ऊंचाई छुएगी और परिवार के नाम में कितनी महिमा जोड़ सकती है। अंत में वह कहता है कि उसके साथ खड़े होकर वह इतिहास रच सकते हैं। हीरो बहरान के प्रस्ताव को मान लेता है, पर एक शर्त रखता है। वह एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है कि बहरान पहले अपनी कुर्सी उसे दे, तब वे बातचीत करेंगे। फिर वह बहरान की ओर मुड़ के याद दिलाता है कि वह उसकी लड़ाइयों को देख रहा था और तंज कसते हुए पूछता है कि जो जादुई चाल वो अभी थकी हुई फिक्सर मैनेजर पर चला रहा है, उससे कितने लोग मरे थे। ये चुनौती बहरान को भड़काती है। वह चेतावनी देता है कि यही तरीका अगर चुना गया तो हीरो की मौत भी हो सकती है। हीरो इसे स्वीकार करता है, पर और बड़ा चैलेंज देकर कहता है कि बहरान खुद आकर दोनों के बीच की ताकत का फर्क माप ले। बहरान चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि पहले उसे सजा दे देगा। वह हमला करता है जिसे हीरो मुश्किल से टाल पाता है। जैसे ही वह सांस लेने की कोशिश करता है, अचानक उसके सामने एक और जादुई गृत उभरता है। हीरो समझ जाता है कि यही ड्रैकुलिन परिवार की मुखिया की असली शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसमें कोई भी एक्सप्लॉइटेबल कमी नजर नहीं आती। बहरान याद दिलाता है कि कुछ चीजों की परीक्षा करने की जरूरत नहीं, जैसे उनके बीच की गहरी खाई। फिर वह एक और हमला करता है जो एक भयंकर विस्फोट पैदा करता है। धुएं के बीच से बहरान पूछता है कि क्या तुमने सोच बदल लिया, क्या अभी भी बातचीत करना चाहते हो। वह कहता है कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, बहुत मुश्किल से। हीरो अपना रक्तरंजित चेहरा उठाता है, कहता है कि अगर वह अभी सिर झुकाकर ड्रैकुलिन की छाया में लौट आए तो क्या बहरान उसे स्वीकार करेगा। फिर स्वयं ही जोर से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। वह जबरदस्त तरीके से उठ खड़ा होता है, चेहरा खून से सना हुआ होता है और कहता है, बहुत बोलबाला हो गया, अब मैं कुत्ते का खाना नहीं खाऊंगा। उसने नीली बिजली का एक जबरदस्त हमला छोड़ा। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन खुश रहेगा दोबारा कुत्ता बनकर। एक महंगा कॉलर और बड़ा घर सच्चाई को नहीं बदल सकते। बहरान ने उसे बेवकूफ कहा और अपनी खौफनाक शक्ति को मुक्त कर दिया। हीरो वह दृश्य देखकर हैरान रह गया। आसमान पूरी तरह से बैंगनी बिजली के तूफान से भर गया था। उसी समय उसे कुछ समझ आया। अब उसे पता चला कि उस दिन जब उसने आसमान की ओर देखा था और एक वाइवन को पूरी आजादी से उड़ते देखा था, तो क्यों देखा था। उसके दर्द और आजादी पाने की गहरी इच्छा ही उस नजर के पीछे थी। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी हीरो मजबूती से खड़ा रहा। बहरान ने उसे देखकर हैरानी से कहा कि उसे लगा था यह हमला उसे मार देगा। फिर पूछा, महसूस हुआ हमारी ताकत का फर्क। हीरो अब भी खड़ा रहा और बहरान की घिनौनी ताकत को स्वीकार किया। बहरान ने पूछा, अब तैयार हो ठीक से बात करने के लिए। वह कहानी पूरी करो जो तुम पहले नहीं कर पाए थे। हीरो ने सोचा कि क्या बहरान चाहता है कि वह फिर से फिक्सर बन जाए, पर बहरान ने उसे रोकते हुए कहा कि उसका मतलब फिक्सर की पदवी से नहीं था। फिर उसने अपनी असली और हैरान कर देने वाली पेशकश रखी, हीरो को ड्रैकुलिन परिवार से जुड़ी एक शाखा को मुखिया बनने का मौका।
हीरो यह सुनकर स्तब्ध रह गया। डेक्यूलन परिवार, जिसका प्रभाव खुद इस साम्राज्य के बराबर था, उसे अपनी वफादार शाखा का प्रमुख बनाना चाहता था। हीरो ने अपने हाथ में पकड़ी ग्रिमोयर की ओर देखा और पूछा, क्या यही किताब तुम्हारा असली मकसद थी? बहारिन मुस्कुराया और बोला, तुम अभी भी अपने आप को कम समझते हो। मेरा इरादा तुमसे है, ये किताब तो दूसरे नंबर पर है। उसने देखा कि हीरो थोड़ा सोचने लगा है तो बोला, यह प्रस्ताव मान लो, तुम्हारे सारे पाप मिटा दिए जाएंगे और डेक्यूलन परिवार के साथ केवल वैभव और सम्मान तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन हीरो ने अचानक अपनी ऊर्जा ग्रिमोयर में डालनी शुरू कर दी, उसे नष्ट करने के इरादे से। बहारिन ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? हीरो ने हंसते हुए जवाब दिया, जब ये राख बन जाए तब ले लेना। बहारिन ने धमकी दी, तुम कभी चैन की मौत नहीं मरोगे। पर हीरो ने उसे चुप कराया और बोला, अब सुनो। हीरो बोला, फिक्सर पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने यह ग्रिमोयर इसलिए ली क्योंकि अब बेमिसाल है। उसने फिर एक काला राज खोला। क्या तुम्हें पता है उन फिक्सर्स के बारे में जिन्हें ड्यूलन के युवा मालिक ने इसी किताब के निषिद्ध जादू से निगल लिया था? उस नीच ने मेरे साथियों को खा लिया और डेक्यूलन परिवार ने उस अपराध को छिपा दिया। बहरन ने तंज कसते हुए पूछा, तो यह सब सिर्फ बदले के लिए है? कुत्तों की जिंदगी सस्ती होती है? हीरो ने शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में जवाब दिया, नहीं, सिर्फ बदला नहीं। मैं अपने साथियों के सपने पूरे करना चाहता हूं और उसके लिए धन चाहिए, और मैं फिर कभी कुत्ते के घर में नहीं रहूंगा, चाहे रिटायरमेंट के बाद ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर बहारिन बोला, तो ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? उसने अपना अंतिम हमला छोड़ा, डेक्यूलन की नीली आग, एक ऐसी अनंत ज्वाला जो कभी नहीं बुझती, और कहा, अपनी गलती का पछतावा इस नर्क की गहराइयों में करना। जब आग ने उसे घेर लिया, हीरो चिल्लाया, पछतावा? मौत बेहतर है दोबारा डेक्यूलन का कुत्ता बनने से। उसके भीतर एक अजीब सी आजादी का एहसास जाग उठा। उसके आखिरी ख्याल थे, मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर दोबारा जन्म मिला तो मैं अपनी आजादी छीन लूंगा और अपना सच्चा बदला पूरा करूंगा। फिर अचानक सब कुछ थम गया, जैसे समय रुक गया हो। ग्रिमोयर चमका और तेज रोशनी फैली। कुछ अजीब हुआ। हीरो ने आंखें खोली और खुद को एक दूसरी जगह पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो जिंदा कैसे है, जबकि अभी तो मरने ही वाला था। जगह कुछ अलग थी, लेकिन कुछ जानी पहचानी भी थी। फिर उसे याद आया, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट जोन है, वही जगह जहां वो हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता था फिक्सर बनने से पहले। और तब उसे एहसास हुआ कि वह समय में वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपना जवान शरीर देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है। उसके शरीर पर वो पुराना निशान अब भी था। उसने अंदाजा लगाया कि यह सब ग्रिमोयर की वजह से हुआ है। उसे याद आया कि जब डेक्यूलन परिवार का मुखिया खुद यह किताब लेने आया था, तो इसका मतलब यह बहुत खास थी। हीरो ने फैसला किया, यह वापसी एक मौका है, एक नई शुरुआत। उसने सुनिश्चित कर लिया कि यह सपना नहीं है। हवा की ठंडक, गंदगी की बदबू, सब असली लग रहा था। वह जिंदा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी कि अब यह उसका मौका है कुछ बड़ा करने का। लेकिन उसने खुद से पूछा कि बड़ा करना मतलब क्या? और फिर उसे याद आया, एक सपना था उसका जो अधूरा रह गया था। एक सपना था जो उसके साथियों ने भी देखा था, और वही वजह थी जिसने उसे रिटायर होने का फैसला लेने पर मजबूर किया। उसे अपने साथी एस्टर के साथ हुई एक बातचीत याद आई। उस याद में एस्टर ने कहा था कि वे लोग बस ब्लैक एंड व्हाइट जोन के बेघर लोग हैं, जिनके पास ना कपड़े हैं, ना खाना, ना पढ़ाई। फिर उसने हीरो से पूछा, इनमें से तुम्हें सबसे बुरी क्या लगती है? हीरो ने कहा, भूख सबसे बुरी है। लेकिन एस्टर ने तुरंत उसे गलत ठहराया। थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ उसने समझाया कि सबसे दर्दनाक चीज है पढ़ाई ना मिलना। अगर वे सही तरीके से पढ़े लिखे होते तो वे उन नोबल्स के हाथ नहीं पड़ते जो उन्हें गुलाम बना देते। रिटायरमेंट के बाद एस्टर का सपना एक लाइब्रेरी बनाना था, ऐसी जगह जहां कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, आराम से किताबें पढ़ सके। लेकिन हीरो का सपना इससे भी बड़ा था। उसे ऊंची चीजें पसंद थी, इसलिए उसने सोचा एक विशाल मीनार बनानी है जिसमें वो दुनिया की हर किताब भर देगा। सबसे खास बात यह कि वो डेक्यूलन परिवार की गुप्त पद्धति का मैनुअल पहले फर्श के दरवाजे पर रखेगा, ताकि कोई भी उसे ले सके, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट जोन का भिखारी हो, किसी नोबल का बेटा हो या बाजार का कसाई। ये सोचते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। वो कल्पना कर रहा था कि डेक्यूलन परिवार की वे तकनीकें, जिनको वो अपनी जान से भी अधिक कीमती मानते हैं, सबके लिए उपलब्ध होंगी। उसे पता था इन तकनीकों को पाना मुश्किल होगा, पर उसने कहा, यह समस्या मैं अपने भविष्य के स्वयं से निपटने दूंगा। उसका अंतिम उद्देश्य था डेक्यूलन के रहस्यों को इतना फैला देना कि उनका पूरा तंत्र ही ढह जाए। तभी उसके सपनों को एक जोरदार लात ने तोड़ दिया, सीधे उसके चेहरे पर। एक गुस्से में भरा युवक उसके सामने खड़ा था, चिल्लाया कि मैंने कहा था वहीं रोको, और फिर लगातार उसे मारने लगा। शुरू में हीरो चौंका, पर जल्द ही उसके भीतर का पुराना फिक्सर अनुभव जाग उठा। उसने एक किक रोकी, जिस पर हमलावर हैरान रह गया। हीरो ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे 7 बार मारा। फिर तीखे नजर से कहा, अब तुम्हें 10 गुना चुकाना होगा। हीरो ने पलटवार की तैयारी की। हमलावर के चेहरे पर डर झलक उठा, पर अचानक चटक सी आवाज आई। हीरो ने देखा कि उसका अपना हाथ टूट गया है और समझ नहीं पा रहा था कैसे। दूसरा लड़का गुस्से में चिल्लाया, बड़े से हाथ उठा रहा है, पागल है क्या?
हीरो ने एक बार जरूर किया, पर फिर वो लड़का उसे जमीन पर गिराकर मारता रहा। उसके शरीर में दर्द था, पर ज्यादा दर्द उसके दिल को हुआ। मौके पाकर हीरो ने हमलावर का कदम फेंका, वो सीधा नाले में गिर पड़ा। हीरो ने यह मौका भागने का सही समय समझा। वो लड़का खांसते हुए उठा और पूछा, कहाँ जा रहा है? हीरो ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं भाग नहीं रहा, ये तो रणनीतिक वापसी है। उसने तय किया कि वो उस लड़के का चेहरा हमेशा याद रखेगा और जो 57 वार उसे लगे हैं उन्हें अपने दिल में संजोएगा, क्योंकि वो एक फिक्सर है और फिक्सर हार नहीं मानते। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक मुक्के से ही उसकी कलाई सूज गई है। उसने अपने कमजोर शरीर पर अफसोस किया और सोचा कि अभी टॉवर की बातें भूल जाओ, पहले इस शरीर को दुरुस्त करना होगा। तभी एक छोटा सफेद बालों वाला बच्चा उसके सामने आया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हीरो ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? बच्चा बोला, नहीं। हीरो ने उसके कपड़े देखे, पुराने जरूर थे पर कभी महंगे लगते थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी नोबल का बेटा है जो सत्ता संघर्ष हारकर यहाँ आ गया है। उसने उसे छूटा हुआ बम समझकर दूर रहने का फैसला किया। बच्चे ने अपना नाम बताया, मेरा नाम डेमियन है और मेरी माँ का नाम बियांका था। हीरो ने सोचा, इतना विवरण क्यों दे रहा है, और बोला, तुम थोड़ा सुस्त हो क्या? डेमियन ने मासूमियत से कहा, मेरी माँ मर गई। हीरो थोड़ा नर्म पड़ गया और कहा, मेरे पास भी पिता नहीं, तो मैं जीत गया। और उसे हटाने की कोशिश की, पर डेमियन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हीरो ने मना किया और सोचा, इसे एक थप्पड़ मारकर भगा दूं। डेमियन ने देखा कि हीरो का हाथ दुख रहा है और पूछा, दर्द हो रहा है? और बोला, मैं मदद करूंगा। उसने अपना हाथ हीरो के हाथ पर रखा, एक तेज रोशनी निकली। हीरो हैरान रह गया। ये कोई सामान्य उपचार नहीं था, ये था लाइट ऑफ हीलिंग, ब्लैंडू परिवार की विशेष रचना, जिसे डेक्युलिन परिवार ने तबाह कर दिया था। हीरो के प्रोफेशनल फिक्सर इंस्टिंक्ट्स चिल्लाए कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। उसने सोचा, एक ब्लैंडू का बच्चा यहां क्या कर रहा है? इनका परिवार तो अभी तक ठीक ठाक माना जा रहा था। उसने नाम अपने मन में दोहराया, डेमियन। तभी कुछ याद आया, ब्लैंडू वंश में अलग रंग की आंखों वाला कोई था। उसने पहचान लिया कि सामने जो बच्चा है वही है ब्लैंडू का दानव, डेमियन वॉन ब्लैंडू, वो पागल जो मरने के बाद भी नहीं मरता। हीरो सन्न रह गया। उसकी स्मृति उसे उस समय ले गई जब वो अभी भी एक एक्टिव फिक्सर था। उसे याद आया कि उसे डेक्युलिन परिवार के आदेश पर ब्लैंडू के इलाके में भेजा गया था। तब वो और उसके साथी शिकायत कर रहे थे, ब्लैंडू लोग खुद नहीं संभाल सकते क्या? किसी ने कहा, सुना है वहां एक दानव है जिसने दर्जनों को मार डाला है। हीरो ने सोचा शायद कोई घोस्ट होगा, पर जो उसने देखा वो घोस्ट नहीं था, वो एक इंसान था जो दूसरे इंसान को चीर रहा था। वो वही डेमियन था, हंसते हुए लड़ता हुआ, बार बार अपनी हीलिंग मैजिक से खुद को ठीक करके फिर से लड़ता हुआ। एक पागल मक्कार जो मरकर भी नहीं मरता। याद खत्म हुई और हीरो वर्तमान में लौटा। डेमियन उसके सामने बैठा था, मासूम सा बच्चा कीड़ों को देखकर खुश। हीरो समझ नहीं पा रहा था कि वही क्रूर हत्यारा कितनी मासूमियत से सामने बैठा है। वो सोच रहा था कि ब्लैंडू परिवार का सीधे वारिस, लॉर्ड का इकलौता बेटा इतनी बदहाली में कैसे आ गया। तभी डेमियन ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। माँ कहती थी कि अच्छा खाना बीमारी से बचाता है। तुम बीमार इसलिए हो क्योंकि तुम खाते नहीं। हीरो ने माना कि बात में कुछ तर्क है, पर डेमियन के बोलचाल का अंदाज छुप गया। हीरो ने पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? डेमियन ने एक थैला निकाला, सोने सिक्कों से भरा हुआ। बोला, क्या ये वही था जो तुमने कहा था? हीरो ने चुपचाप मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, अब हम दोस्त हैं। उसने अपना हाथ डेमियन के कंधे पर रखा और कहा, मैं कह दूं तो दोस्ती हो जाती है और दोस्त सब कुछ बांटते हैं। फिर वो डेमियन को खींचकर खाने की तलाश में ले गया। डेमियन ने पूछा, तुम्हारे पास बांटने के लिए क्या है? हीरो ने कहा, एक दोस्त, तुम। अच्छा खाना और स्नान करने के बाद हीरो ने गहरी सांस ली और सोचा, जिंदगी फिर से थोड़ी बेहतर लग रही है। वो देखता है कि डेमियन इधर उधर घूम रहा है। जगह कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर एक छोटा सा घर बना हो। डेमियन बताता है कि ये पहली बार है जब उसने ऐसी जगह देखी है, क्योंकि वो हमेशा बाहर सोता था। फिर अचानक डेमियन बोल उठता है कि उसका कोई बाप नहीं है। हीरो मजाक में कहता है कि उसका तो बाप है, और दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। आखिर में हीरो खुद सोचता है, हम इस बात पर मुकाबला क्यों कर रहे हैं? फिर वो डेमियन से उसकी माँ के बारे में पूछता है। डेमियन चारों ओर देखता है और मासूमियत से कहता है, वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर हीरो तय करता है कि उसे इस बच्चे की स्थिति को थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। हीरो पूछता है कि डेमियन कब से अकेला है। डेमियन थोड़ा सोचकर कहता है, जब से मैं घर से भागा हूं मैं 10 बार सो चुका हूं। हीरो थोड़ा उलझ जाता है। क्या यह कोई रनअवे बच्चा है? क्या इसे कोई ढूंढ रहा है? क्या 10 बार सोना मतलब 10 दिन?
डेमियन समझाता है कि वो दिन में 2 बार भी सो सकता है, झपकियां भी गिनकर, इसलिए कुल 10 बार सोया है। हीरो अंदाजा लगाता है कि डेमियन लगभग 3 या 4 दिन से घर से भागा हुआ है, लेकिन जब डेमियन बताता है कि भागने के बाद उसने एक भी झपकी नहीं ली, तो हीरो मन ही मन कहता है ये तो पूरा पागल है। फिर वो आगे की योजना बनाना शुरू करता है। उसे लगता है कि डेमियन का साथ रहना उसके लिए एक मौका है। ब्लैक एंड व्हाइट जोन में वो एक गार्डियन बन सकता है और ब्लैंडू परिवार से संबंध बना सकता है। ये रिश्ता आगे चलकर डेकुलिन परिवार से भिड़ंत में काम आ सकता है। ऊपर से अमीर घरों में वो सारी किताबें मिलती हैं जिनसे हीरो अपना सपना पूरा कर सकता है। लेकिन लंबी योजनाएं बनाने से पहले उसके पास एक जरूरी काम था, उस लड़के से बदला लेना जिसने पहले उसे मारा था। उसके भीतर 57 परतों वाली नफरत उमड़ आती है। हीरो डेमियन से कहता है कि अब वो लेटने जा रहा है और अगर उसे किसी ने परेशान किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डेमियन पूछता है, क्या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं? हीरो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जब वो खत्म करे तो डेमियन भी करे। डेमियन खुशी खुशी मान जाता है। हीरो अपनी मेडिटेशन शुरू करता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब वो केवल उन मानक जादुई फॉर्मूलों पर निर्भर रहता था जो फिक्सर्स को दिए जाते थे। उनमें एक सीमा थी। उस सीमा को तोड़ने के लिए उसने कई रईस घरों में घुसकर उनकी तकनीकें चुराई थीं और कई बार मौत के करीब पहुंच गया था। उसने अनेक रहस्यमयी कलाएं सीखीं, जैसे रात्रिकालीन शरीर सुदृढ़ीकरण, आत्मिक कलाएं, समनिंग और रसायन विद्या। लेकिन उसे याद आता है कि ये सब भी काफी नहीं था जब उसने अपनी मृत्यु से पहले डेक्युलिन परिवार के मुखिया का सामना किया था। इस बार उसने निश्चय किया कि वो डेक्युलिन परिवार की असली मूल कला सीखेगा, यानी कि आर्ट ऑफ द सेलेस्टियल सोर्स। ये उनकी हर तकनीक की जड़ थी और सभी प्रकार के मना के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती थी। किस्मत से उसने इसे अपनी पिछली जिंदगी में शोध के दौरान याद कर लिया था। जैसे ही वो ब्रीदिंग तकनीक सक्रिय करता है, उसके शरीर में लावा जैसी गर्मी दौड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके मना सर्किट्स में कुछ अशुद्धियां हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए वो एक दुर्लभ तकनीक इस्तेमाल करता है, मना शावर, जिसे केवल कुलीन परिवारों के श्रेष्ठ जादूगर अपने खून को पवित्र करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया के समाप्त होने पर जब वो जागता है तो सोचता है कि कितना समय बीत गया। सबसे जरूरी बात, उसके मना सर्किट सब पूरी तरह साफ हैं और मन्ना पहले से भी अधिक शुद्ध लग रहा है। वो समझता है कि डेकुलिन को हराना अब भी लगभग असंभव है, चाहे वो 100 बार जन्म ले, लेकिन उसके अवसर अब थोड़े बढ़ गए हैं। और हीरो ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना हो। अगली सुबह डेमियन उठता है और देखता है कि उसके बाल अब भूरे हो गए हैं। वो हैरान रह जाता है। हीरो ने उसके सुनहरे बालों का रंग बदल दिया था और उसे नए कपड़े भी पहना दिए थे ताकि ब्लैंडू परिवार उसे पहचान न सके। जब भेस पूरा हो जाता है, डेमियन पूछता है, अब हम क्या करेंगे? हीरो मुस्कुराता है और कहता है, अब हम कुछ दिमाग तोड़ने जा रहे हैं। जो लड़का पहले हीरो को मार चुका था, वो झपकी लेकर जैसे ही उठता है, हीरो को देखकर दंग रह जाता है। अब हीरो साफ सुथरा था और उसके साथ एक और लड़का था। वो गुस्से में पूछता है कि हीरो कहाँ घूम रहा था और इतना साफ सुथरा कैसे दिख रहा है। उसकी नज़र डेमियन पर पड़ती है, जिसके कपड़ों से साफ झलकता था कि वो किसी अमीर घर का है। तभी हीरो एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। शांति से कहता है, तेरा चेहरा देखते ही सब याद आ गया। अब तेरे 123 हिट से शुरू करता हूं। शोर सुनकर इलाके के 2 जवान वहां आ जाते हैं और धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है। सब हैरान थे देखकर कि सबसे छोटा लड़का क्या कर रहा है। हीरो हल्के से मुस्कुराता है। सब चेहरे उसे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। वो सोचता है, देखते हैं इस बार कितना दूर जा सकता हूं। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। हीरो एक एक करके सबको हरा देता है। उसके मुक्कों में जादुई ऊर्जा भरी थी। डेमियन पूरी तरह चकित था अपने नए दोस्त की गति और ताकत देखकर। हीरो डेमियन को सिखाता है कि ऐसे मौकों पर उसे कहना चाहिए, सुपर कूल। डेमियन चमकती आंखों से वही दोहराता है। फिर डेमियन घायल लड़के के पास जाता है और कहता है कि वो इसके जख्म ठीक करेगा। हीरो उसे रोकता है और पूछता है, बता कितने हिट्स खाए अब तक? फिर जमीन से एक लकड़ी उठाकर उसके पीछे जोर से मारता है और फिर से पूछता है। वो लड़का डर के मारे गिनती भूल जाता है। फिर हीरो डेमियन की तरफ देखता है और कहता है, अब तेरी बारी है। डेमियन खुशी खुशी हीलिंग टच लगाता है, लेकिन वो लड़का दर्द और डर से चीख उठता है। हीरो कहता है, अभी स्कोर पूरा नहीं हुआ, 20 हिट्स बाकी हैं। वो लड़का चीखते हुए उन्हें शैतान कहता है। बाद में जब यह अनुशासन सत्र समाप्त होता है, एक जवान आकर हीरो से कहता है, गुड वर्क सर। हीरो गर्व से भर जाता है। 2000 हिट्स का टारगेट, हर आदमी को 100 हिट्स देना, ये उसके लिए एक नया अनुभव था। थके हुए जवान जाने की इजाजत मांगते हैं और हीरो उन्हें जाने देता है।
लेकिन एक लड़का कहता है, सर ये तो हमारा घर है। हीरो का चेहरा बदल जाता है और कहता है, तो ये थोड़ी समस्या है। हीरो की छिपी धमकी से डरकर सब कहते हैं, हम ही चले जाते हैं, और सब वहां से भाग जाते हैं। हीरो ने भागते देख सोचता है, अब मैं भी तो बेघर हो गया। तभी उसे महसूस होता है कि कोई दूर से आ रहा है, बहुत तेज और बहुत चुपचाप। उसका ऑरा किसी प्रोफेशनल फिक्सर जैसा था। हीरो समझ जाता है कि शायद ब्लैंडू परिवार ने उसे ढूंढ लिया है। उसके पास अब बहुत कम मना बचा था। लड़ाई और शुद्धिकरण ने उसे थका दिया था। जादू करने की हालत नहीं थी। लेकिन हीरो अपनी असलियत नहीं भूलता, एक अनुभवी फिक्सर। वो अपने बचे हुए मना को एकत्र करता है, उसे दबाकर एक ही हमले के लिए तैयार करता है। उसे पता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। जब पीछा करने वाला पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो दुश्मन नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी है जो डेमियन को यंग मास्टर कहकर पुकारता है। वो अपना परिचय देता है, एल्फ्रेड, ब्लैंडू परिवार का बटलर। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती है डेमियन को देखकर। डेमियन चिल्लाकर कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा, मार डालो मुझे पर घर नहीं लौटूंगा। बटलर उसे शांत करने की कोशिश करता है। हीरो ये सब देखता है और समझ जाता है कि डेमियन का घर से भागना दरअसल एक छोटे बच्चे का घर से नखरे में निकल जाना था। एल्फ्रेड हीरो से माफी मांगता है और विनम्रता से अपना परिचय दोहराता है। हीरो ने अपना नाम बताया, एस्टर। एल्फ्रेड ने गौर किया कि यंग मास्टर डेमियन को एस्टर से बहुत लगाव है और उसने उसे निमंत्रण दिया कि वो उनके साथ ब्लैंडू परिवार के घर चले। हीरो उनके इरादों पर शक करता है क्योंकि सब जानते हैं कि रईस परिवार आम लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि इस दावत के पीछे असली मकसद क्या है। फिर भी वो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है क्योंकि ये उसके मूल योजना से मेल खाता है, ब्लैंडू परिवार से संबंध बनाना। ब्लैंडू लोग हेज़न शहर के प्रवेश द्वार का नियंत्रण रखते थे और वहीं पर जेनिथ अकेडमी और उसका प्रसिद्ध पुस्तकालय था। चूंकि हीरो का सपना एक महान पुस्तकालय बनाना था, वो सोचता है कि उनका पुस्तकालय देखना उसके लिए लाभदायक होगा। इसलिए वो निमंत्रण को अपने सपने की ओर यात्रा का एक छोटा सा मोड़ मानता है। मुस्कुराते हुए वो डेमियन से कहता है, चलो देखते हैं ब्लैंडू परिवार का खाना कितना अच्छा है। वे ब्लैंडू मैंशन पहुंचते हैं, एक भव्य और विशाल इमारत जहां हीरो पहली बार आया था। एल्फ्रेड कहता है कि देर हो गई है, इसलिए सबको आराम करना चाहिए। फिर वो उन्हें एक नौकरानी लैसी के हवाले कर देता है। लेकिन जैसे ही लैसी डेमियन को ले जाने लगती है, बच्चा उसकी तेज नजर से डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माफी मांगते हुए कहता है। महल के किसी और कोने में एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कोई पूछता है, डेमियन कहाँ है? एल्फ्रेड जवाब देता है कि यंग मास्टर को 7वें ब्लैक एंड व्हाइट जोन में पाया गया था और वो अब लौट रहा है। पता चलता है कि वो एक महिला है। जैसे ही वो ये सुनती है, गुस्से में एक भयंकर जादुई हमला करती है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है। वो घबराकर पूछती है, डेमियन ठीक तो है ना? और धमकी देती है कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो सबके लिए बुरा होगा। एल्फ्रेड शांत रहकर कहता है कि पहले उसकी बात पूरी सुन ले। रिपोर्ट सुनने के बाद महिला को राहत मिलती है। एल्फ्रेड मन ही मन सोचता है कि यह सौभाग्य की बात है, उस महिला के लिए भी और उन सब के लिए जिन्होंने डेमियन को नुकसान पहुंचाया होता। उसे याद आता है कि ये महिला पहले ब्लड विच के नाम से जानी जाती थी। वो सोचता है कि अपने बेटे के मामले में वो कितनी भयंकर और खतरनाक हो जाती है। शुक्र है कि मामला आसानी से सुलझ गया। महिला एल्फ्रेड का धन्यवाद करती है। एल्फ्रेड कहता है कि वो तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन ये भी जोड़ता है कि इस मामले में कुछ असामान्य है। महिला को जिज्ञासा होती है। एल्फ्रेड बताता है कि डेमियन ने एक नया दोस्त बनाया, एस्टर। वो कहता है कि एस्टर ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली थी और उसके सामने आने से पहले अपनी तैयारी कर ली थी। और जब वे मिले तो एस्टर के हाथ में एक माना बुलेट थी, यानी संकुचित जादू की एक शक्तिशाली गोली। एल्फ्रेड हैरान होकर बहुत प्रभावित होता है। वो कहती है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट जोन का लड़का होकर भी उसकी प्रतिभा अद्भुत है। एल्फ्रेड तब उससे एक अनुरोध करता है। कुछ समय के बाद एल्फ्रेड हीरो के सामने खड़ा होता है और उसे एक चौंकाने वाला प्रस्ताव देता है, ब्लैंडू परिवार का अगला उत्तराधिकारी बनने का। एल्फ्रेड को विश्वास है कि हीरो इनकार नहीं करेगा। वो समझाता है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट जोन के चूहे के लिए यह अवसर धन और सम्मान दोनों ला सकता है। लेकिन हीरो शांत किंतु रूखे स्वर में कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एल्फ्रेड हैरान हो जाता है और वो पूछता है, क्या तुमने मुझे सही सुना?
डेमियन बीच में बोल पड़ता है और पूछता है कि उसके दोस्त ने जो शब्द कहा उसका मतलब क्या है। हीरो विनम्रता से मना करता है और कहता है कि वो इस प्रस्ताव के लिए आभारी है, पर चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। एल्फ्रेड इस इनकार को अहंकार समझता है। उसे लगता है कि ये लड़का, जिसने बिना किसी गुरु के खुद से जादू सीखा, खुद को बहुत बड़ा समझता है। वो हीरो को समझाने लगता है, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं भी एक साधारण परिवार से था। जवानी में मुझे भी घमंड था, पर दुनिया बहुत बड़ी है। हीरो के चेहरे पर झुंझलाहट दिखती है, उसे ये सब बकवास लगता है। लेकिन एल्फ्रेड बोलता रहता है, तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती। हीरो अपने गुस्से को दबा लेता है। एल्फ्रेड उसकी तुलना घाटी के गॉब्लिन से करता है, जो सुरक्षित जगहों पर पलते हैं और असली खतरों को नहीं जानते। हीरो मन ही मन सोचता है, अगर मैं गॉब्लिन होता तो अब तक वाइवन बन चुका होता। एल्फ्रेड और गंभीर होकर कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये दुनिया कितनी विशाल और भयानक है। वो एक बड़े प्रशिक्षण हॉल के दरवाजे खोलता है, जहां बहुत से युवा प्रशिक्षु बटलर पंक्ति में खड़े होते हैं। एल्फ्रेड कहता है, इन्हें देखो, ये सब ब्लैंडू परिवार के प्रतिभाशाली युवक हैं, तुम्हारी ही उम्र के। क्या तुम इनकी शक्ति महसूस कर सकते हो? हीरो उन्हें देखता है और मन ही मन मानता है कि ब्लैंडू परिवार के बच्चे वास्तव में प्रभावशाली हैं। वो सोचता है कि इतनी कम उम्र में इतनी निपुणता। उनकी आभा पूरे हॉल में फैल जाती है, पर जब वो उनकी आंखों में देखता है तो व्यंग्यात्मक रूप से सोचता है, यहां भी गॉब्लिन ही हैं, अर्थात उसके सामने ये सब कुछ नहीं। एल्फ्रेड फिर पूछता है, क्या अब तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? तुम इन सबसे ज्यादा चमक सकते हो। हीरो शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे चमकना पसंद नहीं है। यह सुनकर एल्फ्रेड क्रोधित हो जाता है। तभी प्रशिक्षु विंस्टर आगे बढ़ता है और एल्फ्रेड से कहता है कि अगर इस लड़के ने कुछ महसूस किया होता तो ये मना नहीं करता, शायद इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं। वो कहता है कि उसे हीरो को सच्चा जादू दिखाना चाहिए। एल्फ्रेड पहले उसे घमंडी कहता है, पर अंततः सहमति दे देता है। एल्फ्रेड कहता है, एस्टर, तुम विंस्टर के साथ एक छोटी सी द्वंद्व कर लो। हीरो समझ जाता है कि अब वो सबके लिए कांटा बन चुका है। सब उसे एक भाग्यशाली आवारा कुत्ता समझ रहे हैं। हीरो कहता है, ठीक है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी मैं खुद चुनूंगा। एल्फ्रेड मान जाता है। हीरो विंस्टर और उसके 4 साथियों को चुनता है। वो कहता है, मैं 5 से एक साथ लड़ूंगा। सब हैरान रह जाते हैं। हीरो मुस्कुराकर कहता है, अगर डर लग रहा है तो मर जाओ। एल्फ्रेड जोर से हंसता है, यही जोश चाहिए मेरे उत्तराधिकारी में। फिर वार्निंग देता है, तुम्हारे शब्द ब्लैंडो परिवार का अपमान माने जा सकते हैं। क्या तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? हीरो आत्मविश्वास से कहता है, बिल्कुल। एल्फ्रेड द्वंद्व के नियम बताता है, अगर तुम 1 मिनट तक टिक गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर हार गए तो तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी। हीरो समझ जाता है कि जिम्मेदारी का मतलब उसे जबरदस्ती उत्तराधिकारी बनाना है, लेकिन वो शर्त स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व से पहले एक प्रशिक्षक कहता है कि ये लड़ाई खतरनाक हो सकती है। एल्फ्रेड जवाब देता है, इसी में तो मजा है, उसकी जिद तोड़नी जरूरी है। प्रशिक्षक चिंतित है, सोचता है कि अगर डेमियन का अतिथि घायल हो गया तो उसका करियर खत्म। उधर डेमियन और लैसी दूर से सब देख रहे होते हैं। प्रशिक्षक डेमियन से निवेदन करता है, कृपया हेड बटलर को रोकिए, आपका मित्र संकट में है। लेकिन डेमियन उत्साहित दिखता है, जो प्रशिक्षक को और डराता है। लैसी बीच में कहती है, अगर तुमने दखल दिया तो तुम्हारी मां तुम्हें डांटेगी। डेमियन शांत हो जाता है। एल्फ्रेड आदेश देता है, द्वंद्व शुरू करो। प्रशिक्षक सोचता है कि मैंने पूरी कोशिश की रोकने की, पर अब मुझे आदेश मानना होगा। लैसी कहती है, मैं अभी आती हूं डेमियन, तुम इंटरफेयर मत करना। डेमियन मुस्कुराकर जवाब देता है, समझ गया। प्रशिक्षक नियम समझाता है, ये एक टर्न बेस्ड अभ्यास है, पर भीतर से जानता है कि ये एक विनाशकारी लड़ाई बनने वाली है। मैच तब तक चलेगा जब तक कोई पक्ष हार नहीं मानता। विंस्टर हीरो का मजाक उड़ाता है, एक आवारा कुत्ता अपनी किस्मत से अंधा हो गया है, मैं तुझे तोड़ दूंगा। जैसे ही पहला विरोधी आगे बढ़ता है, हीरो सीधा विंस्टर के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारता है। विंस्टर दर्द से चीख उठता है, हैरान रह जाता है। हीरो मुस्कुराकर कहता है, लगता है आज सबको सबक मैं ही दूंगा। उसके हाथ में एक माना बुलेट चमक रही होती है। वो कहता है, पहला सबक, छोटी मिर्च ज्यादा तीखी होती है। विंस्टर सोचता है कि ये तो साधारण माना नियंत्रण है, लड़ाई में बेकार। हीरो कहता है, दूसरा सबक, लोगों को जल्दी मत आंकना। फिर वो माना बुलेट फेंकता है। तेज धमाके के साथ 5 प्रशिक्षु हवा में उठ जाते हैं। हीरो कहता है,
दुनिया बहुत बड़ी और कड़वी है। वो एक सीधा पंच फिर विंस्टर के चेहरे पर मारता है और कहता है, इन 2 सबकों को याद रखना। विंस्टर चीखता है, पागल, ये जादू नहीं है। हीरो सोमैटिक मैजिक का उपयोग कर रहा था, एक ऐसा जादुई वॉर शैली जिसमें माना को बॉडी की गति और मुक्कों के साथ मिलाया जाता है। प्रशिक्षक स्तब्ध रह जाता है, हीरो की शक्ति देखकर हैरान। एल्फ्रेड चुपचाप सब देखता है। वो समझता है कि हीरो का माना बुलेट कम से कम 3 या 4 बार संकुचित किया गया था। वो सोचता है कि अगर उस दिन ये सीधा मुझ पर लगा होता तो गंभीर खतरा हो सकता था। वो हीरो के माना नियंत्रण से प्रभावित होता है, सोचता है कि उसका लड़ने का तरीका वाकई भयानक है। उसी क्षण एल्फ्रेड अचानक लेडी बियांका की उपस्थिति महसूस करता है और सन्न रह जाता है। लेडी बियांका लेसी के साथ वहां पहुंची, जिससे ट्रेनर को उम्मीद जगी कि शायद वो उन्हें बचाने आई हैं। लेडी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो एल्फ्रेड ने झिझकते हुए बताया कि वे बस एक साधारण टेस्ट कर रहे थे। लेडी ने इधर-उधर नजर डाली, जमीन पर घायल पड़े प्रशिक्षु और फैली हुई अव्यवस्था देखकर व्यंग से बोली, इसे तुम टेस्ट कहते हो? उसने एल्फ्रेड को आदेश दिया कि सभी प्रशिक्षुओं को यहां से हटाकर जगह को फिलहाल साफ करवाओ। फिर उसने डेमन से कहा कि वो अपने कमरे में लौट जाए। हीरो को भी वापस जाने को कहा और हीरो ने मन में सोचा, क्या अफसोस हुआ। लेडी ने ट्रेनर रेनबेट को बुलाया और केवल एक शब्द में उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने एल्फ्रेड की ओर मुड़कर कहा कि वो उसके इरादे समझती है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। एल्फ्रेड ने माफी मांगी, स्वीकार किया कि उससे गुस्से में गलती हुई और वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। लेडी ने बात बदलते हुए पूछा कि असल में द्वंद्व में हुआ क्या था, क्या डेमन ने उसकी मदद की थी? एल्फ्रेड ने इनकार किया, बताया कि हीरो तो खुद ही असाधारण रूप से निपुण था। उसने ये भी बताया कि माना बुलेट, जिसे पहले जिक्र किया गया था, हीरो ने फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसने उसे 3-4 गुना ज्यादा संकुचित यानी कंप्रेस किया था। लेडी ने तुरंत समझ लिया कि इसका मतलब है हीरो का माना नियंत्रण बेहद उत्कृष्ट है। वह भीतर से चकित थी, मगर चेहरे पर कुछ नहीं जताया। उसने पूछा, क्या उसने सिर्फ एक माना बुलेट से 5 प्रशिक्षुओं को हरा दिया? एल्फ्रेड ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि प्रशिक्षित जादूगरों के लिए भी बिना मंत्र के कच्चे माना को नियंत्रित करना कठिन होता है। लेडी बियांका ने पूछा कि एल्फ्रेड ने उस लड़के को क्या प्रस्ताव दिया था, तो उसने बताया कि एस्टर ने सीधा मना कर दिया। ये सुनकर लेडी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय किया कि उसे एस्टर का पुनर्मूल्यांकन यानी री-इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके बुलाए जाने का आदेश दिया। हीरो लेडी बियांका से मिला। लेडी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठने को कहा, जबकि डेमन उसके पास बैठा था, मुंह भरा हुआ खाने से। हीरो ने कहा कि उसने सुना था लेडी ने उसे बुलाया है, और लेडी ने हाँ कहा, मगर बोली कि पहले एक और बात करनी है। उसने एक डिब्बा उसके सामने रखा और बताया कि उसने सुना है एल्फ्रेड ने उसे एक उपहार देने का वादा किया था। हीरो को एल्फ्रेड का वादा याद आया, अगर वो 1 मिनट तक टिक गया तो उसे उपहार मिलेगा, पर उसने नहीं सोचा था कि लेडी खुद इतनी जल्दी उसे दे देंगी। लेडी ने कहा, खोलो इसे। डिब्बे के अंदर एक उच्च गुणवत्ता वाला एलिक्सिर था, वो कीमती वस्तु जो ब्लांडू परिवार में केवल उन्हीं को मिलती है जो शीर्ष 5 जादुई दस्तों यानी मैजिकल स्क्वाड्स में स्वीकार किए जाते हैं। हीरो को शक हुआ, इतना मूल्यवान उपहार बिना शर्त के कभी नहीं मिलता। लेडी ने उसे आश्वस्त किया, कहा कि ये एलिक्सिर डेमन की ब्लैक एंड व्हाइट जोन में मदद करने के लिए इनाम है और द्वंद्व की घटना के लिए माफी भी। हीरो ने सीधे पूछा, क्या इसे पीने से मैं ब्लांडो परिवार से बंध जाऊंगा? लेडी ने इनकार किया। क्या इसमें जहर है? बिल्कुल नहीं, उसने कहा। हीरो ने अंतिम पुष्टि मांगी, कोई छिपी हुई शर्त तो नहीं? लेडी बोली, बिल्कुल नहीं, निश्चिंत होकर ले लो। हीरो ने धन्यवाद कहा और उपहार स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि ये एक अप्रत्याशित लाभ है, लेकिन लेडी ने तुरंत कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रस्ताव है। हीरो ने मन में सोचा, मुझे पता था। लेडी ने उसे डेमन के साथ एकेडमी में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की पेशकश की। उसने बताया कि डेमन को पिछले साल ही दाखिला लेना था, मगर उसने विरोध किया, इसलिए टाल दिया गया, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एकेडमी से बचने के लिए घर से भाग जाएगा। लेडी ने कहा कि वो एस्टर से मदद इसलिए मांग रही है क्योंकि डेमन उसे बहुत मानता है। डेमन ने खुशी से कहा कि अगर एस्टर उसके साथ होगा तो वो खुशी खुशी जाएगा। हीरो ने समझा कि लेडी बियांका एक कठिन परिस्थिति में है। अगर वो डेमन को जबरदस्ती भेजती है तो वो फिर से भाग सकता है, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं। हीरो ने सोचा कि प्रस्ताव बुरा नहीं है, एकेडमी में जाना फायदेमंद होगा, और इस दुनिया में जहां सब कुछ परिवार और क्षेत्र पर निर्भर करता है, वहां संबंध बहुत काम आते हैं। लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो ब्लांडू परिवार की उलझनों में फंस रहा है। उसने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा।
लेडी ने सहमति दी और कहा कि जब निर्णय ले तो बताए। जाने से पहले लेडी ने पूछा कि उसने एल्फ्रेड का उत्तराधिकारी बनने से मना क्यों किया। हीरो मुस्कुराया और बोला, मेरे घुटने मेरे लिए बहुत कीमती हैं। लेडी कुछ समझ नहीं पाई, हैरान रह गई। दूसरी ओर जब एल्फ्रेड ने यह जवाब सुना तो वो दंग रह गया और लड़के के आत्मविश्वास पर अचंभित हुआ। एलिक्सिर लेने के बाद एस्टर बैठ गया और ध्यानपूर्वक उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। केवल 10% अवशोषण के बाद ही जब उसने अपने माना में अत्यधिक वृद्धि महसूस की तो वो चौंक गया। उसने सोचा शायद ये उसकी शरीर में हुए परिवर्तन के कारण है। मां को फायर बनने के बाद उसका अवशोषण अब पूर्ण हो गया था। न कोई ऊर्जा का क्षय हुआ, न अशुद्धियां बचीं। प्रभाव पूर्ण रूप से मिला और अपेक्षा से भी ज्यादा प्रभावशाली। फिर उसके मन में एकेडमी वाले प्रस्ताव की बात आई। सोच विचार के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका निर्णय तो हो ही गया है। एकेडमी जाना लाभदायक है और वहां प्रायोजक मिलने की संभावना भी अधिक होगी, परंतु उसके भीतर ये दृढ़ भावना थी कि वो सीधे एक जाल में जा रहा है। मन हल्का करने के लिए वो टहलने निकल गया। तभी एक प्लैटिनम बालों वाला युवक उसके सामने आया और बोला, क्या तुम एस्टर हो? एस्टर ने उसे ध्यान से देखा। उसके प्लैटिनम बाल और चेहरे की बनावट देखकर समझ गया कि वो डेमन के परिवार की ही किसी साइड ब्रांच से है। एस्टर को झुंझलाहट हुई। इस घर की परेशानियां खत्म ही नहीं होती। उसने सीधा इनकार किया कि वो एस्टर नहीं है। युवक हैरान रह गया। वो युवक व्यंग में बोला, तुम्हारे ये फीके धूसार बाल, ये अजीब नजर, बिल्कुल उसी जैसे लगते हैं। एस्टर को गुस्सा आया मगर वो शांत रहा। बोला, रोशनी के हिसाब से बालों का रंग बदल जाता है। फिर मासूम चेहरा बनाते हुए पूछा, और बताओ इन आंखों में क्या बुरा है? युवक थोड़ा झेम गया, फिर मान गया कि एस्टर की आंखें तो सच में दयालु लगती हैं। उसने माफी मांगी और मुड़ने लगा। तभी अल्फ्रेड मुख्य नौकर दौड़कर आया और एस्टर के सामने झुककर माफी मांगने लगा। कहा कि वो पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि उसे बात साफ करनी थी। अल्फ्रेड मन ही मन सोच रहा था कि एक हेड बटलर को यूं झुकना नहीं चाहिए, ये तो बस एक गलतफहमी थी। तभी वो प्लैटिनम बालों वाला युवक पलटकर चिल्लाया, मुझे पता था, मैं सही था, यही वो लड़का है। उसकी आंखों में वही मरे हुए गॉब्लिन जैसी नजर है। एस्टर ने शांति से अपनी पहचान स्वीकार की। युवक गुस्से में उंगली दिखाकर बोला, तुमने झूठ बोला, इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने धमकी दी मगर अल्फ्रेड की एक तेज और खामोश नजर ने उसे चुप करा दिया। वो पीछे हट गया और बोला, ठीक है, इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन मैजिक हॉल में आना, तुम्हारा व्यवहार सुधारना है। एस्टर ने बस हल्के से सिर हिलाया, बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में। युवक चला गया। अल्फ्रेड ने पूछा, सब ठीक है? एस्टर मुस्कुराया और बोला, सब बिल्कुल ठीक है। मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ, मूड वैसे भी खराब था। उसने अल्फ्रेड से कहा, हेड बटलर, क्या मैं लेडी से मिल सकता हूं? सुबह सुबह लेडी बियांका ने एस्टर का स्वागत किया। थोड़ी हैरान होकर पूछा, तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? एस्टर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूं। लेडी खुश हुई और बोली कि तैयारी तुरंत शुरू करनी चाहिए। उसने कहा कि तब तक वो आराम करे और एस्टर ने धन्यवाद कहकर वहां से विदा ली। एस्टर के जाने के बाद अल्फ्रेड अंदर आया। लेडी ने मुस्कुराते हुए बताया कि एस्टर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अल्फ्रेड अपनी खुशी छुपा नहीं सका। बोला, ये तो उम्मीद के मुताबिक था। उसकी आंखों में वो ज्वाला साफ दिखती है। वो उत्साह से अपनी योजना समझाने लगा कि पहला सत्र परिवार कवर करेगा, लेकिन अगले सत्र में एस्टर के पास पैसे नहीं होंगे, तब वो परेशान होगा और उस समय अल्फ्रेड उसे अपना संरक्षण यानी स्पॉन्सरशिप देगा। लेडी ने शांत स्वर में कहा, तुम जरा ज्यादा बोल रहे हो अल्फ्रेड। अल्फ्रेड ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि खाने का समय हो गया है, इसलिए वो रसोई जा रहा है। उसके जाने के बाद लेडी ने मन ही मन सोचा, वो अल्फ्रेड की खुशी समझ सकती थी। इतने समय तक एस्टर के इनकार के बाद अब उसे लगा कि उसे एक मौका मिल गया है, लेकिन लेडी को ये पूरी योजना बचकानी लगी। उसने सोचा, बेचारा अल्फ्रेड, उसके साथ भी पहले वाले हेड बटलर ने ऐसा ही किया था और उसने उसे दिल से एक अभागा इंसान कहकर याद किया। इस बीच एस्टर चल रहा था। वो जादू हॉल की ओर जा रहा था, वही जगह जहां वो लड़का था जिसे वो अपने मन में साइड ब्रांच का कहता था। वहां पहुंचते ही उसका सामना एक आदमी से हुआ जिसने हुड वाला चोगा पहन रखा था और हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? एस्टर कुछ पल के लिए ठिठका। उसे एहसास हुआ कि वो तो उस लड़के का नाम तक नहीं जानता जिससे मिलने आया था, लेकिन वो हुड पहने आदमी जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एस्टर का स्वागत किया और कहा, मेरे साथ चलो। फिर वो उसे एक दरवाजे तक ले गया और बोला, तुम यहां से अंदर जा सकते हो। जाते जाते उसने एक अजीब सी चेतावनी दी, दरवाजा खोलते ही अपना सिर संभालना।
एस्टर ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे तुरंत समझ आ गया था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। हवा में उड़ते कागज उसके चेहरे से टकरा रहे थे। जब धूल और कागजों का तूफान शांत हुआ तो एस्टर के सामने एक प्लैटिनम बालों वाला नौजवान खड़ा था। उसने एस्टर से हाथ मिलाया और कहा, मैं हेनरी वॉन ब्लैंको हूं। फिर पूछा, क्या तुम मेरे छोटे भाई से मिलने आए हो? एस्टर हैरान रह गया। उसे समझ आया कि वो बदतमीज लड़का जिससे वो पहले मिला था, अपने बड़े भाई को बुला लाया था। उसी पल एस्टर की यादें उसे उसके फिक्सर वाले दिनों में ले गईं, जब उसने कई जादू अकादमियों में घुसपैठ की थी। वहां उसने एक बात नोट की थी कि जो रिसर्च मेज बनते थे, जिन्हें वो मजाक में पेन पुशर्स कहता था, उनके बाल झड़ने लगते थे। वो इतना सोचते और बाल खींचते कि वो उगना ही बंद हो जाते थे। एस्टर ने इस स्थिति को 4 चरणों में बांटा था। पहला चरण, जब वे अपने गंजेपन को छिपाने के लिए हमेशा हुड पहने रहते थे। दूसरा चरण, जब वे वास्तविकता स्वीकार कर लेते थे और सिर ढकना छोड़ देते थे। तीसरा चरण, जब वे सिर पूरी तरह मुंडवा लेते थे। और चौथा व आखिरी चरण, जब वो पागलपन की हद तक पहुंच जाते थे और बाल वापस उगाने वाला जादू खोजने लगते थे। लेकिन हेनरी अलग था। उसने सबसे पहले अपने भाई के व्यवहार के लिए एस्टर से माफी मांगी। बोला कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी अतिथि के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। जब हेनरी बात कर रहा था, एस्टर ने देखा कि उसके बाल घने और चमकदार थे। वो अब भी जवान था, मतलब गंजे जादूगरों के नियम से पूरी तरह अलग। जब वे चाय पी रहे थे, एस्टर ने पूछा, क्या तुम किसी जादू अकादमी में काम करते हो? हेनरी ने बताया कि वो एक अकादमी का उप प्रधानाचार्य मतलब वाइस प्रिंसिपल है। ये सुनकर एस्टर प्रभावित हुआ। उसने सोचा, ब्लैंको जैसा परिवार किसी को केवल खानदान के नाम पर इतनी ऊंची पोस्ट नहीं देता, इसका मतलब ये वाकई काबिल है। हेनरी मुस्कुराकर बोला, तुम अलग हो एस्टर, ब्लैक और व्हाइट जोन के बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। एस्टर हंसा तो, लेकिन भीतर से असहज था। उसने सोचा, अगर ये मुझसे दुश्मनी दिखाता तो काम आसान होता, मगर ये तो हंसते हुए बात कर रहा है। उसे महसूस हुआ कि दोनों के स्वभाव में एक नैसर्गिक असंगति है। वो दो इंसान हैं जो कभी एक जैसी सोच नहीं रख सकते। थोड़ी देर बाद हेनरी ने कहा, ज़ेनियन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए बधाई हो। एस्टर ने धन्यवाद दिया, लेकिन हेनरी अपने अकादमी के दिनों को याद करते हुए बोला, मैं भी 145वीं कक्षा का छात्र था। एस्टर ने मन में सोचा, क्या ये मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है? हेनरी मुस्कुराकर बोला, माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया। चलो अब मुख्य बात पर आते हैं। एस्टर सोचने लगा, मुख्य बात क्या होगी? तभी हेनरी ने सीधा और चौंकाने वाला सवाल किया, क्या तुम किसी दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? उसने कहा, पूरे ब्लैंको परिवार की किस्मत दांव पर लगी है। फिर उसने एक चमकती हुई किताब सामने रखी और कहा, अगर तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो तो ये किताब तुम्हारी होगी। एस्टर स्तब्ध रह गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वो ब्लैंको परिवार का सबसे बड़ा रहस्य था, टोम ऑफ हीलिंग लाइट। उधर महल के बगीचे में पीले फूलों से घिरी हुई लेडी बियांका फूलों की देखभाल कर रही थी। उसने गहरी सांस ली, राहत की कि डेमियन का अकादमी में दाखिले का झंझट आखिरकार सुलझ गया। उसका ध्यान एस्टर की ओर गया, डेमियन का सबसे अच्छा मित्र। उसने सोचा, लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। उसे अल्फ्रेड की बातें याद आईं। वो कभी कभी थोड़ा रूखा या बेबाक हो सकता है। बियांका के लिए ये सामान्य था, उसकी उम्र के हिसाब से तो ठीक है। पर जो बात उसे एस्टर में सबसे अच्छी लगी वो थी उसका सच्चा और सीधा स्वभाव। वो किसी को खुश करने के लिए झूठी बातें नहीं करता था। उसने मन ही मन कहा, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। बियांका जानती थी कि एस्टर अलग है, एक ऐसी चिड़िया जो पिंजरे में नहीं रह सकती, लेकिन उसने ठान लिया कि डेमियन के लिए वो एस्टर जैसा हुनर नहीं खोएगी। लोगों को अपने पास रखने के कई तरीके होते हैं, उसने सोचा, और मैं वे तरीके जरूर खोज निकालूंगी। वापस जादू हॉल में एस्टर अभी भी हेनरी के प्रस्ताव से हिल गया था। उसने सोचा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने हेनरी की आंखों में देखा, बिल्कुल साफ, जैसे उनमें कुछ भी छिपा ना हो। लेकिन उसी सफाई ने एस्टर को और उलझन में डाल दिया। उसने सोचा, अक्सर इंसान की आंखों में उसके इरादे झलकने लगते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, मगर इस आदमी की आंखों में कुछ भी नहीं, जैसे कोई पेशेवर कातिल हो। एस्टर ने निष्कर्ष निकाला, ये आदमी एक मुखौटा पहने हुए है, इतना गहरा मुखौटा कि शायद वो अपना असली चेहरा भूल चुका है। हेनरी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, जवाब देने से पहले सोच लो। एस्टर ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। अगर लगा कि मैं कर सकता हूं तो करूंगा, नहीं तो नहीं। हेनरी का चेहरा बदल गया। बोला, अगर सिर्फ सुनने से ही तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए तब भी सुनोगे? एस्टर मुस्कुराया और बोला, सुन लो, मारना है तो मार दो, क्या आदमी 2 बार मर सकता है? फिर उसे खुद ही याद आया, अरे हाँ, मैं तो सच में 2 बार मर सकता हूं, और वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हेनरी ने अपनी शक्ति छोड़ी एस्टर को डराने के लिए, लेकिन एस्टर जरा भी नहीं डरा। हेनरी मुस्कुराया, तुमने परीक्षा पास कर ली। फिर बोला, अब मैं सच बोलता हूं।
उसने कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं सच में तरस कर सकूं, लेकिन वो ब्लैंको परिवार का नहीं हो सकता। हेनरी ने अपनी स्थिति समझानी शुरू की। पहले वो सोचता था कि ब्लैक और व्हाइट जोन के सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि डेमियन की संरक्षिका लेडी बियांका एक भिखारी जैसे एस्टर को अपने पास रखती है, तो उसे लगा कि एस्टर में कुछ खास है। फिर जब एस्टर और उसके भाई के बीच झगड़ा हुआ तो हेनरी को उसे बुलाने का एक सही बहाना मिल गया। एस्टर ने पूछा, क्या तुम उप प्रधानाचार्य होकर अपने भाई का बहाना बनाते हो? हेनरी ने सिर हिलाया, स्थिति जटिल है, मैं खुद पहला कदम नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत कहा, यह परिवार के सत्ता संघर्ष से जुड़ा नहीं है, ब्लैंको परिवार एकजुट है। फिर उसने असली वजह बताई, मुझ पर डेकुलिन परिवार निगरानी रखे हुए है। एस्टर ने पूछा, क्यों? हेनरी ने साफ कहा, मैं उनकी सेलेस्टियल सोर्स टेक्निक पर शोध कर रहा हूं और उन्हें यह पता चल गया है। उसने कहा, मैंने ये तकनीक एक अजीब तरीके से हासिल की थी, ये उनका सबसे बड़ा पारिवारिक रहस्य था। एस्टर ने हैरानी से पूछा, जो आदमी वर्षों पहले मर गया था, अब वो अब तक कैसे जिंदा है? हेनरी बोला, डेकुलिन परिवार सनकी है। अगर मैं केवल उनकी तकनीक का मुकाबला ढूंढता तो भी वो मुझे मारने की कोशिश करते, लेकिन मुझे उस तकनीक में कुछ और मिला, उसे और बेहतर बनाने का रास्ता, और मैं अब रुक नहीं सकता। वो बोला, तुम जैसे जादू में रुचि रखने वाले व्यक्ति को मेरी भावना समझ में आनी चाहिए। एस्टर भीतर ही भीतर सोचने लगा, यह आदमी थोड़ा सोनिक नहीं, पूरा पागल है, अपने ही परिवार की भूमि पर ऐसा शोध। उसी क्षण एस्टर के मन में उसकी पिछली जिंदगी की घटनाएं कौंध गईं। सब कुछ पूरी तरह मेल खा रहा था। अब उसे समझ आया कि डेकुलिन परिवार ने ब्लैंको परिवार का विनाश इसलिए किया था क्योंकि हेनरी ने उनकी सेलेस्टियल तकनीक के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी कारण बोन ने अपने परिवार की किस्मत दांव पर लगाकर ब्लैंको परिवार को मिटा दिया। क्योंकि एस्टर ने शुरू से ही उस एनहांस टेक्निक में छिपी हुई जबरदस्त क्षमता को देख लिया था, और वही उसकी अंतिम लड़ाई में उसकी अपार शक्ति का रहस्य बना। हेनरी ने देखा कि एस्टर चुप था, तो उसने पूछा, क्या उसे सुनने का अफसोस है? ये मानते हुए कि यह सब कुछ थोड़ा ज्यादा भारी हो सकता है समझने के लिए। एस्टर ने उस बात को अनदेखा किया और असली सवाल पर लौटा, हेनरी ने उसी को क्यों ढूंढा? हेनरी ने बताया कि उसने अभी तक अपने परिवार को अपनी रिसर्च के बारे में नहीं बताया था। उसे लगता था कि ड्यूकोलॉन परिवार ने उनके बीच कहीं कोई जासूस भेजा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन है। एस्टर ने अंदाजा लगाया कि अगर वो रास्ता जिससे हेनरी ने ये तकनीक हासिल की थी ट्रेस कर लिया गया, तो शायद डेकोलॉन परिवार ने जानबूझकर एक अधूरी या गड़बड़ वर्जन लीक किया होगा। हेनरी हंस पड़ा और बोला कि जैसे ही उसे समझ आया कि वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसने खुद ही उस अधूरे फॉर्मूले का एक हिस्सा जारी कर दिया ताकि उन्हें भ्रमित कर सके, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। एस्टर ने पूछा कि वो सीधे डेकोलॉन परिवार में क्यों नहीं शामिल हो गया, क्योंकि वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। हेनरी ने थोड़ा टालते हुए कहा कि उसके कुछ व्यक्तिगत कारण है। फिर उसने बताया कि वो चाहता है कि एस्टर उसके लिए काम करे, गुप्त रूप से, बिना परिवार को बताए। उसने कहा कि ये रिसर्च असल में एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, लेकिन उसका हिस्सा अब एक बंद रास्ते तक पहुंच गया है। इसीलिए वो चाहता था कि एस्टर उसका थीसिस ज़ेनियन एकेडमी के प्रोफेसर बैरन को पहुंचा दे, और बदले में वो उसे अच्छा इनाम दिलवाएगा। साथ ही उसने एक और पेशकश की, हीलिंग लाइट नाम का जादुई मंत्र। एस्टर ने इस ऑफर को एक बड़े अफसर के रूप में देखा, लेकिन उसने शर्तें और बढ़ा दी। उसने कहा कि वो हीलिंग लाइट अभी चाहता है एक गारंटी के रूप में, और जब नई सेलेस्टियल सोर्स टेक्निक पूरी हो जाएगी तो वो उसे भी लेगा। उसने कहा कि इससे वे दोनों असली साझेदार बनेंगे, सब या कुछ भी नहीं वाली डील। हेनरी हंस पड़ा और बोला कि वो सच में बहुत हिम्मती है, लेकिन ये भी माना कि उसकी बात तर्कसंगत है। अगर शर्तें उसके अनुसार ना हो तो वो सौदा नहीं करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हेनरी मान गया। उसने कहा कि तकनीक का नाम मायने नहीं रखता, और वैसे भी एस्टर ने मूल तकनीक नहीं सीखी थी, तो नया संस्करण अभी उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन उसने वादा किया कि पूरा होने पर वो उसे दे देगा। हेनरी ने अपनी एक शर्त भी रखी, जब तक थीसिस पूरी नहीं होती उसे एस्टर की मदद कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, और क्योंकि अब वे दोनों एक ही नाव में है, ये कोई बड़ी बात नहीं। एस्टर ने तुरंत हामी भर दी कि जब तक बात थीसिस से जुड़ी होगी वो मदद करेगा। कागज लेते हुए एस्टर ने मजाक में कहा, वैसे मैं पढ़ना नहीं जानता। हेनरी एक पल के लिए जम गया। फिर एस्टर ने हंसकर कहा कि वो मजाक कर रहा था। हेनरी ने झुंझलाकर कहा, तुम बहुत बदतमीज और बोरिंग हो।
फिर एस्टर ने पूछा कि क्या प्रोफेसर बैरन पर भरोसा किया जा सकता है। हेंजी हंस पड़ा और बताया कि बैरन और वो एकेडमी के दिनों से ही पहले और दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते आए हैं। जब दोनों सहायक प्रोफेसर बने तब भी ये प्रतिद्वंदिता जारी रही, लेकिन जैसे ही वो ब्लैंको परिवार लौटा सब खत्म हो गया, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहा। एस्टर ने सोचा, कितनी बेकार दुनिया है, वहां भी एक और पागल मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद एस्टर अपने कमरे में था। डेमन ने देखा कि वो अपनी सबस्पेस थैली में बहुत सी चीजें रख रहा है और बोला कि उसे तो कहा गया था कि पकड़ा ना जाए। एस्टर ने देखा कि एक लाल मोम की सील वाला पत्र रखा था। उसने उसे खोला, लिखा था, टू माई डियर एस्टर। एस्टर ने डियर शब्द पर हल्का सा व्यंग किया। पत्र हेंजी का था। उसमें लिखा था ये सारे जादुई ग्रंथ उसके भविष्य के लिए हैं और नीचे ये भी लिखा था कि किस क्रम में पढ़ना है। अंत में लिखा था, योर फ्रेंड हेंजी वॉन ब्लैंको। एस्टर ने उन किताबों को देखा और माना कि ये सच में एक अद्भुत तोहफा है। हेंजी एक जीनियस था। उसने बुनियादी से लेकर उन्नत जादू तक का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन तैयार किया था, लेकिन वो पागल भी था। एस्टर मुस्कुराया और बोला, बुरा नहीं। फिर उसने कुछ लिखना शुरू किया, अपने भावी जादुई टावर के लिए बुक स्पॉन्सर्स लिस्ट, जिसमें पहला नाम था हेंजी वॉन ब्लैंको। उसने किताबें गिनी, लगभग 132, हीलिंग स्पेल और थीसिस के अलावा। उसने सोचा कि हीलिंग लाइट को सार्वजनिक करना एक अलग निर्णय होगा, जिस पर वो डेमन से बाद में बात करेगा। उसे याद आया डेमन का वो दृश्य जब वो बिल्ली को गले लगाकर बोला था, मेरा दोस्त, और एस्टर मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, हाँ, यही दोस्ती का असली सुकून है। फिर उसका ध्यान इन 132 किताबों पर गया। उसे एहसास हुआ कि ये यूं ही बिखरी हुई किताबें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी ज्ञान प्रणाली है। इनके जरिए कोई भी व्यक्ति जादू की मजबूत नींव बना सकता है। पहले वो केवल किताबें इकट्ठे करने का सपना देखता था, लेकिन अब उसने समझा कि यही किताबें उसके टावर की असली पहचान बनेंगी, एक ऐसी जगह जो हर खोजने वाले को ज्ञान देगी। उधर हेंजी अपनी मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उसका असली इरादा था, अगर एस्टर काम का निकला तो थीसिस दे दे, वरना उसे खत्म कर दे। लेकिन अब वो एस्टर को दिलचस्प लगने लगा था। उसे याद आया जब एस्टर ने उसकी मौत की धमकी पर भी शांत रहकर जवाब दिया था। वो सिर्फ दिखावा नहीं था, उसकी आंखों में सच में मौत का डर नहीं था। यही बात उसे उन सुअरों से अलग बनाती थी, जैसा कि हेंजी उन्हें कहता था। हेंजी को लगा कि एस्टर के भीतर बहुत कुछ छुपा है, और यही सबसे रोमांचक बात है। उसे लगा कि आखिरकार उसे कोई मिला जो उसी जगह खड़ा है, उसी दिशा में देख रहा है और जो परिणाम चाहता है। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या एस्टर सच में पढ़ना नहीं जानता? फिर मुस्कुराकर बोला, असंभव। जब एकेडमी के लिए निकलने का समय आया तो नौकरानी ने एस्टर को बताया कि वहां पहुंचकर कुछ सरल फॉर्म भरने होंगे। डेमन और एस्टर दोनों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई थी। अब वे आधिकारिक रूप से एकेडमी के छात्र थे। लेडी ने कहा कि नया यूनिफॉर्म एस्टर पर अच्छा लग रहा है। एस्टर ने धन्यवाद कहा और वे चल पड़े। एस्टर ने सोचा कि बड़े घराने हमेशा विशेष प्रवेश पा जाते हैं, और ये उसके लिए भी बुरा सौदा नहीं था। गाड़ी के पास डेमन और लेडी ब्लैंका खड़े थे। डेमन ने खुशी से पुकारा, एस्टर जल्दी करो। निकलने से पहले लेडी ब्लैंका ने कहा, अपना ख्याल रखना, और मुझे उम्मीद है कि तुम वो सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। ये एक बड़ा अवसर है। एस्टर ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। रास्ते में एस्टर उसके शब्दों को दोहराता रहा, जो मैं चाहता हूं। उसने मन में कहा, मैं जरूर पाऊंगा। उसके दिमाग में जेनियन एकेडमी का ख्याल था, पूर्वी महाद्वीप की सबसे बड़ी एकेडमी, जहां असंख्य प्रायोजक उसका इंतजार कर रहे थे। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर सोचा, बस इंतजार करो साथियों, मैं आ रहा हूं। यात्रा के दौरान एस्टर ने हेंजी की किताबें पढ़नी शुरू की और सच में समझा कि हेंजी एक अद्भुत रिसर्चर था। उसने महसूस किया कि जादू के मूल सिद्धांत तो सरल हैं, लेकिन उनके अर्थ अनगिनत है। पानी जैसा, किसी के लिए जीवन का स्रोत तो किसी के लिए विनाश की लहर, सब दृष्टिकोण की बात है। उसे एहसास हुआ कि हर महान परिवार ने एक ही सिद्धांत पर अपनी अपनी राह बनाई है, अपने अपने अर्थों के साथ। जब उसने सारी किताबें पूरी की तो उसे एक बड़ी बात समझ आई। हेंजी का पूरा पाठ्यक्रम डेक्लोन परिवार के सिलेस्टियल प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ था। उसके विचार तब टूटे जब डेनिन की उत्साहित आवाज आई, मेरे दोस्त देखो, हम पहुंच गए। एस्टर ने खिड़की से बाहर देखा। सामने जेनियन एकेडमी की भव्य इमारत खड़ी थी। साथ चल रही महिला ने कहा कि गाड़ी की यात्रा यहीं समाप्त होती है। एकेडमी के पहले प्रधानाचार्य की शिक्षाओं के अनुसार हर छात्र को अपने नामांकन के दिन पैदल प्रवेश करना होता है, चाहे उसका दर्जा कुछ भी हो। उसने उन्हें समारोह के लिए शुभकामनाएं दी।
जैसे ही वे चले, डेमन ने एस्टर का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी करो। लैंसी ने कहा कि अगर हम देर से पहुंचे तो सीट नहीं मिलेंगी। एस्टर ने मन में सोचा, ये बेकार की बात है, समारोह कोई ड्रामा नहीं जहां पहले आओ पहले बैठो। फिर उसे लगा कि लैंसी ने यह बात शायद डेमन को प्रेरित करने के लिए कही होगी। उसने सोचा, चलो इस बार छोड़ देते हैं। हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां छात्रों की भीड़ थी। डेमन ने आश्चर्य से कहा, लैंसी सही कह रही थी, अगर हम देर करते तो सीटें नहीं मिलती। एस्टर ने मन ही मन सोचा, बकवास, और अपनी सीट स्लिप देखी, क्लास M3 सीट 11 और 12। डेमन ने कुछ खाली सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या हम वहां बैठ सकते हैं? एस्टर ने कहा, थोड़ा रुक जाओ। फिर उसने सोचा, ये वही लड़का है जो एकेडमी आना ही नहीं चाहता था, अब इतना उत्साहित कैसे हो गया है? जैसे ही डेमन बैठने गया, वो एक लंबे भूरे बालों वाले छात्र से टकराया जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। वो बड़ा सा लड़का बोला, देखते नहीं कहाँ जा रहे हो? एस्टर ने तुरंत डेमन को उठाया और पूछा, ठीक हो? डेमन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक हूं। फिर उसने उस छात्र से माफी मांगी। अब माफ करना ध्यान नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उस भूरे बालों वाले छात्र ने उन्हें रोका और गुस्से में कहा, मेरे कपड़ों पर क्या लग गया है? एस्टर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कलीवा। उसके आभा से एस्टर ने समझ लिया कि यह किसी कुलीन भराने का है। एस्टर को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसी स्थिति में डेमियन ही सबसे पहले माफी मांगेगा और उस आदमी के कपड़े साफ करने लगेगा। और वैसा ही हुआ। डेमियन तुरंत झुक गया, बार बार माफी मांगते हुए बोला कि वो कपड़े और भी ज्यादा चमका देगा। लेकिन उसके ये उत्साहित शब्द उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगे। एस्टर ने समझ लिया, अब लड़ाई तय है। वो आदमी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया और डेमियन पर मुक्का चला दिया। चिल्लाते हुए बोला, नजर से दूर हो जा बेवकूफ। मगर उसके हाथ लगने से पहले ही एस्टर ने उसका मुक्का पकड़ लिया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम गलती कर रहे हो, यहीं रुक जाओ। वो रईस छात्र गुस्से में बोला, और तुम कौन हो? एस्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं उसका दोस्त हूं। वो छात्र व्यंग भरे लहजे में बोला, वाह, वफादार दोस्त लगता है तू। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो दोस्तों के लिए पिटने को तैयार हों, पर याद रख, आज का दिन तुझे महंगा पड़ेगा। एस्टर ने हल्की सांस ली। उसने सोचा था कि पहले दिन क्लासमेट से दोस्ती करेगा, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और सोचा, ठीक है, दोस्ती बाद में करेंगे, पहले इसे ही निपटा लेते हैं। थोड़ी ही देर में आसपास के छात्र जमा हो गए। सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। किसी ने पहचाना कि वो बड़ा लड़का शायद डोलनवी परिवार से है। बाकी दोनों अनजान थे। सब अनुमान लगाने लगे कि कौन जीतेगा। ज्यादातर लोग डोलनवी लड़के के पक्ष में थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनके परिवार का एक नया छात्र इस साल बहुत ही प्रतिभाशाली है। तभी एक छात्र जो अधिकार में लगता था, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने सबको डांटा, तुम लोग बस खड़े देख रहे हो, लड़ाई होने वाली है। किसी ने हिचकते हुए पूछा, रोकें क्या? मगर उसने मना कर दिया, नहीं, इन्हें लड़ने दो। तुम ग्रे बालों वाले एक बैरियर बना दो। अब पूरा दृश्य तमाशा बन गया। छात्रों ने दांव लगाना शुरू कर दिया। सब हेक्स्टर हेक्स्टर चिल्लाने लगे, जो डोलनवी परिवार का दूसरा बेटा था। एस्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हेक्स्टर आगे बढ़ा और गर्व से सीना चौड़ा कर बोला, मैं डोलनवी परिवार का दूसरा पुत्र हेक्स्टर डोलनवी हूं। तुम्हारा नाम? एस्टर ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी बड़े परिवार से नहीं हूं, मुझे बस एक गुजरता मुसाफिर समझ लो। हेक्स्टर ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, परिवार से होना जरूरी नहीं, पर यह छोटी जगह तुम्हारे लिए एक मेज होने के नाते नुकसानदेह होगी। चलो, मैं बड़ा दिल दिखाता हूं, पहला वार तुम कर लो। एस्टर को पूरी स्थिति मजाक लग रही थी। उसने हंसकर कहा, जो इतना बोलता है वो लड़ने से ज्यादा बात करने में माहिर लगता है, क्या डर लग रहा है? ये बात सीधे ही हेक्स्टर के अहंकार पर लगी। वो गुस्से में आया और हमला कर दिया। एस्टर तैयार था। हेक्स्टर ने जोरदार मुक्का मारा, लेकिन एस्टर ने उसे रोक लिया और सोचा, यहां दो ताकतवर लोग हैं, सिर्फ वो नहीं। हेक्स्टर को पूरा यकीन था कि एक मेज का मुक्का उस पर असर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एस्टर का मुक्का उसके गले के पास लगा, वो हिल गया। इतना भारी कैसे है इसका पंच, वो सोचने लगा, साला धोखेबाज। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई हीलिंग स्पेल उस पर लग रही है। उसने देखा, वो डेमियन था। एस्टर ने भौहें उठाई और बुदबुदाया, ये नोबेल लोग वाकई अलग ही स्तर के हैं। डेमियन गंभीर माहौल में हंसते हुए बोला, रुको रुको, मैं ठीक कर देता हूं। एस्टर ने मौका देखकर हेक्स्टर के मुंह पर एक और मुक्का मारा। ध्यान भटक गया क्या? हेक्स्टर को लगा कि वो किसी पागल दुनिया में आ गया है। एक आदमी उसे मार रहा है, दूसरा उसे हील कर रहा है, और हीलर पागलों की तरह हंस रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, ये दोनों पागल हैं, कोई मुझे बेहोश कर दे। भीड़ चिल्लाने लगी, हेक्स्टर क्या कर रहा है तू? पीछे मत हट, तू तो डोलनवी परिवार का गौरव है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सितारा, जल्दी खत्म कर इसे।
इतनी बातें सुनकर हेक्स्टर फट पड़ा। एक मेज मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? चिल्लाते हुए उसने अपना सबसे शक्तिशाली पंच मारा। उसके हाथ से विस्फोट जैसी आवाज हुई, धूल मिट्टी उड़ गई और भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, यही है हमारा हेक्स्टर। उसे लगा कि उसका पंच सही लगा है, लेकिन वो हैरान रह गया, इतना हल्का क्यों लगा? तभी उसने देखा एस्टर हवा में उड़ता हुआ नीचे उतरा, शांतिपूर्वक अपने कपड़े झाड़ते हुए। हेक्स्टर गुस्सा से चिल्लाया, लेकिन एस्टर बिल्कुल शांत था। उसने देखा कि डेमियन अभी भी हेक्स्टर को हील कर रहा था। उसने सोचा कि इस लड़ाई का अंत एक ही बार से होगा। एस्टर ने अपनी खास तकनीक सक्रिय की, एक शैली जो उसने अपने पुराने साथियों के साथ बनाई थी। ये तकनीक माना पार्टिकल्स के टकराव से ऊर्जा निकलती थी। न ये मार्शल आर्ट थी, न जादू। ये थी कोलिजन स्टाइल। एस्टर ने हमला छोड़ा, एक तेज नीली चमक फैली। सब दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। धूल का बादल छा गया, कोई नहीं देख पा रहा था कि क्या हुआ। फिर उस धूल के बीच से एस्टर ने हाथ उठाकर कहा, विक्ट्री, चीयर्स। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया और भीड़ ने उसके साथ जोरदार जयकारा किया। जिन्होंने एस्टर पर दाम लगाया था वो खुशी से उछल पड़े। डेमियन दौड़कर एस्टर के पास आया। हम जीत गए, एस्टर ने शांत स्वर में कहा। हाँ। एस्टर ने भीड़ की खुशी देखी और मन ही मन सोचा, कितने भोले हैं ये लोग। दूर खड़े कुछ रईस छात्र घृणा से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, कितनी गंदी लड़ाई थी, एक मेज के लिए तो ये अपमान है। तभी एक गुस्से से भरा अकेडमी अधिकारी भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया। ये क्या तमाशा है, पहले दिन ही कौन लड़ रहा था यहां पर? एस्टर ने सोचा, थोड़ा बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सबने मजा तो लिया। पर उससे पहले कि वो कुछ कहता, डेमियन ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा और बोला, सर, गलती हमारी थी। सब चुप हो गए। अधिकारी ने गुस्से से उनकी ओर देखा। पीछे हेक्स्टर बेहोश पड़ा था। डेमियन ने फिर कहा, जी सर, हमने दोनों ने किया। उन्हें तुरंत बुला लिया गया। एक गंभीर चेहरे वाले अधिकारी ने पूछा, सच सच बताओ, ये सब तुमने किया? एस्टर और डेमियन दोनों ने एक साथ कहा, जी हमने ही किया। उनकी ईमानदारी देखकर और क्योंकि हेक्स्टर को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, अधिकारी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सख्त चेतावनी के साथ, मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा। टेंट से बाहर निकलते ही एस्टर ने गहरी सांस ली। बच गए। एंट्रेंस सेरेमनी अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो उन्होंने कुछ मिस नहीं किया। जैसे ही वो ग्रैंड हॉल में पहुंचे, सब नए छात्र उन्हें देखने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, इतने दुबले लड़के ने एक मार्शल आर्टिस्ट को कैसे हरा दिया? डेमियन उत्साहित होकर सबको हाथ हिलाने लगा। एस्टर ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो, ज्यादा ध्यान मत खींचो। उसने सामने खाली सीटें देखी और इशारा किया। डेमियन खुश होकर बोला, देखो, हमारे दोस्तों ने हमारे लिए सीटें मचाई हैं। एस्टर ने हल्की मुस्कान दी। दोस्त ही असली खजाना है ना? डेमियन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समारोह शुरू हुआ। हेडमास्टर ने इतनी लंबी स्पीच दी कि एस्टर ने मन में सोचा, क्या जबरदस्त स्टैमिना है इनका, बिना रुके बोले जा रहे हैं। डेमियन नींद से लड़ते लड़ते आखिरकार झुक गया। उसका सर एस्टर के कंधे पर गिर गया और वो हल्का सा लार टपकाने लगा। एस्टर ने झुंझलाकर कहा, उफ। फिर उसके कपड़े ठीक किए और लार पहुंच दी ताकि कोई देख ना ले। तभी एक सहायक दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, एक अत्यंत जरूरी मामला है। हेडमास्टर ने हैरानी से सोचा, ऐसा क्या हो सकता है जो वार्षिक प्रवेश समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? जैसे ही हेडमास्टर के कान में उसके असिस्टेंट ने धीरे से कुछ कहा, उसने तुरंत छात्रों से माफी मांगी और घोषणा की कि उसे एक जरूरी और गंभीर काम के लिए तुरंत जाना होगा। हेडमास्टर ने जल्दबाजी में अपनी स्पीच खत्म की और तेज चिंतित कदमों से मंच से उतर गया। उसके अचानक चले जाने के बाद एक औरत मंच पर आई जिसके बाल आग की तरह नारंगी चमक रहे थे। उसकी मौजूदगी इतनी दमदार और शाही थी कि पूरा हॉल कुछ ही पल में शांत हो गया। सबके चेहरों पर एक साथ सम्मान और भय की झलक दिखी। उसने आत्मविश्वास और स्पष्ट आवाज में अपना परिचय दिया, मैं जिरा हूं। उसने बताया कि अब वो समारोह का बाकी हिस्सा संभालेगी क्योंकि हेडमास्टर को अचानक आपात स्थिति में जाना पड़ा है। फिर उसने घोषणा की कि अब नए छात्रों की शपथ ली जाएगी और मैजिक डिपार्टमेंट की प्रतिनिधि डालिया दा को मंच पर आमंत्रित किया। डा नाम सुनते ही छात्रों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब हैरान थे कि इतनी ताकतवर और प्रभावशाली परिवार की सदस्य ने भी आम छात्रों की तरह प्रवेश परीक्षा दी थी। किसी ने उत्सुकता से कहा, क्या वो कमजोर है क्या? लेकिन दूसरे छात्र ने तुरंत कहा, वो डान परिवार के मुखिया की तीसरी बेटी है। ऐसा संभव ही नहीं कि इतना प्रतिष्ठित परिवार किसी कमजोर को परीक्षा देने दे। एस्टर ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके मन में डालिया और उसके परिवार की प्रतिष्ठा की यादें ताजा हो गई। अगर डेक्यूलिन परिवार पूर्वी महाद्वीप में जादू के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, तो डान परिवार उनके ठीक बाद आता था। डालिया अपने घर की उम्मीद और भविष्य मानी जाती थी। एस्टर को याद आया कि वो बेहद शक्तिशाली थी
और उसने उसकी बहुत मदद की थी जब वो फिक्सर के काम से संन्यास ले चुका था। लेकिन उनका रिश्ता कभी रक्षक और पीड़ित जैसा नहीं था, बल्कि साथी अपराधियों जैसा था जो रहस्य और लक्ष्य साझा करते थे। एस्टर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे सच में खुशी हुई उसे यहां देखकर, एक नई छात्रा के रूप में। इसके बाद जिरा ने मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि पोला को मंच पर बुलाया। एस्टर ने ध्यान दिया कि उसका कोई उपनाम नहीं लिया गया, मतलब वो किसी कुलीन या प्रसिद्ध परिवार से नहीं था। उसने सोचा, शायद यही वजह है कि घमंडी कुलीन परिवार उससे नाराज होंगे, खासकर जब उसने हेक्स्टर को हरा दिया। शपथ पूरी होने के बाद समारोह के समाप्त होने की घोषणा की गई। फिर जिरा ने कहा कि अब प्रोफेसरों का परिचय कराया जाएगा। एस्टर ने देखा कि डालिया लगातार उसकी ओर देख रही थी, एक रहस्यमयी नजर से। उसे लगा शायद वो उसका भ्रम है, और उसने उस विचार को तुरंत झटक दिया। तभी जैसे ही प्रोफेसर मंच पर चढ़ने लगे, डालिया अचानक लड़खड़ा गई और गिर पड़ी। कुछ छात्रों की हंसी छूट गई। प्रोफेसर एक एक करके आए और अपना परिचय दिया। हर किसी का अपना अलग रुतबा और आभा थी। एस्टर ने एक प्रोफेसर को पहचान लिया, प्रोफेसर बैरन। हीनी ने पहले उसका जिक्र किया था। एस्टर हैरान था कि वो इतनी देर से क्यों आया। बैरन ने गहरी आवाज में कहा कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैजिक के शिक्षक हैं। एस्टर को उम्मीद नहीं थी कि वो हीनी जैसा दिखेगा, लेकिन बैरन उससे बिल्कुल अलग था, गंभीर और सधा हुआ। फिर भी एस्टर ने खुद को याद दिलाया कि हीनी का सामाजिक मुखौटा बहुत परफेक्ट था और किसी चीज को बाहरी रूप से आंकना सही नहीं। जिरा ने प्रोफेसरों का परिचय पूरा होने के बाद समारोह के समाप्त होने की घोषणा की और कहा कि छात्र अपने अपने सुपरवाइजर के साथ हॉस्टल जाएंगे। एस्टर ने डेमियन को जगाया, जो फिर से गहरी नींद में था। डेमियन ने हैरानी से पूछा, समारोह इतनी जल्दी खत्म हो गया? एस्टर ने मजाक में कहा, हाँ, तुम सोते पकड़े गए और अकेडमी से निकाल दिए गए। सामान पैक करो और घर जाओ। डेमियन घबरा गया, चिल्लाने लगा और रोने लगा। उसने मजाक को सच मान लिया। एस्टर मुस्कुराया और अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, ये लड़का तो छोटी सी बात पर इतना ड्रामा करता है। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वो ऊपरी मंजिल पर था, सुंदर नज़ारे के साथ। अंदर जाकर उसने देखा कि कमरा साफ सुथरा और शानदार था, उम्मीद से कहीं बेहतर। डेस्क पर कुछ बुनियादी चीजें रखी थीं। एस्टर ने अनुमान लगाया कि अकेडमी सभी छात्रों को एक जैसी वस्तुएं देती है, ताकि किसी की सामाजिक स्थिति उनकी चीजों से ना जानी जा सके। उसने सोचा कि शायद बाद में सभी अपने निजी सामान ला पाएंगे। फिर उसने अपने रूममेट को देखा। वो और कोई नहीं, पोला था। एस्टर ने महसूस किया कि पोला उसे देखकर खुश नहीं था। उसके चेहरे पर ठंडापन और कठोर था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कमरे में क्या करते हो, लेकिन एक नियम है, हम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे, समझे? एस्टर ने शांत भाव से सोचा, देखो इसको, कितना घमंडी है। पोला उसकी चुप्पी से झुंझला गया और बोला, बोलते क्यों नहीं? एस्टर बस उसे देखता रहा, मन में सोचते हुए कि यह व्यक्ति मार्शल आर्ट्स का टॉपर है, जरूर इसके तनाव में रहने की कोई वजह होगी। अचानक बिना किसी चेतावनी के एस्टर ने तेजी से हमला किया। पोला गुस्से में अपनी तलवार खींचते हुए चिल्लाया, तुम कर क्या रहे हो? एस्टर उसकी हरकतों को बारीकी से देख रहा था। उसने नोट किया कि पोला ने इतनी कम जगह में भी तलवार को बेहद कुशलता से संभाला। एस्टर ने सोचा, बुरा नहीं है। तभी दरवाजे से डेमियन की आवाज आई, एस्टर बाहर आओ, मैं मिलने आया हूं। पोला बड़बड़ाते हुए बोला, वो ये कमरा छोड़कर जा रहा है। एस्टर ने शांति से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में शिकायत मत करना अगर मैं रात भर गाना गाऊं। मान गए? बाहर डेमियन खुशी से बोला, मेरे दोस्त। एस्टर के आते ही उसने पूछा, तुम्हारा रूममेट कौन था? वो तो बहुत गुस्से वाला लग रहा था। एस्टर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। डेमियन चौंक गया, क्या तुम्हें अपने रूममेट का नाम भी नहीं पता? एस्टर मुस्कुराया और बोला, वो समारोह के दौरान बेहोश था, मैं पहचानता कैसे? डेमियन उत्साह से बोला, चलो अकेडमी घूमते हैं। लैंसेंसी ने कहा था, यहां बहुत सुंदर जगहें हैं। मैंने वादा किया था कि पहले दिन ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एस्टर ने सोचा, जेनन अकेडमी वाकई बहुत बड़ी है। उसे लगा कि लैंसेंसी ने उन्हें घूमने इसलिए कहा था ताकि वो जगह को ठीक से जान लें और आगे चलकर खो ना जाएं। उसने हामी भर दी, सोचते हुए कि ये काम फायदेमंद हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ, हल्की सी सनसनाहट। उसके प्रशिक्षित इंद्रियों ने एक जानी पहचानी उपस्थिति महसूस की, फिक्सर्स की, वही हत्यारे जिन्हें रनिंग डेमन्स कहा जाता है। उसने तय किया कि ये टूर उसके लिए मौका होगा ये जानने का कि कितने फिक्सर्स अकेडमी में हैं। उसने डेमियन से कहा, चलो जल्दी चलते हैं। डेमियन चारों ओर के नज़ारों को देखकर मंत्रमुग्ध था। उसने जब एक विशाल और खूबसूरत झील देखी तो बोला,
मेरे रेगिस्तानी देश में तो ऐसा कुछ नहीं। एस्थर को लगा जैसे वो किसी बच्चे की देखभाल कर रहा है। उसने मन में सोचा, लैंसैंसी ने जानबूझकर ये सब किया मुझे थकाने के लिए। उसने तय किया कि वो इसका हिसाब जरूर चुकाएगा। फिर मजाक में बोला, क्यों ना तुम अपने लिए एक निजी झील बनवा लो। डेमियन ने हैरानी से पूछा, कैसे? तो एस्टर ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और उसमें पानी भरो। डेमियन उत्साहित होकर बोला, मैं तो इससे बड़ी झील बनवाऊंगा। एस्टर ने पूछा, नाम क्या रखोगे? डेमियन बोला, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। एस्टर जोर से हंस पड़ा। उसे ये नाम अजीब मगर मजेदार लगा। जब डेमियन ने एक शानदार मूर्ति देखी तो एस्टर ने फिर मजाक किया, ये भी अपने नाम की बनवा लेना। और जब उसने एक खूबसूरत ड्रैगन देखा तो कहीं दूर लैंसैंसी को बिना वजह एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। एस्टर ने तय किया कि अब घूमना काफी है, अब लौटने का वक्त है। रास्ते में वो मन ही मन फिक्सर्स की गिनती कर रहा था। अब तक उसने 7 गिने थे और अंदाजा लगाया कि कुल मिलाकर 10 के आसपास होंगे, जो अकेडमी के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। उसने महसूस किया कि उनका मुख्य ठिकाना सेकंड मैजिक हॉल है, वही जगह जहां प्रोफेसर बैरन की लैब थी। अब उसे यकीन हो गया कि उनका असली लक्ष्य प्रोफेसर बैरन ही है। उसने निष्कर्ष निकाला कि डेक्युलिन परिवार को शायद पता चल गया है कि हीनी का कोई साथी है और अब वो बैरन पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो हीनी का जाना पहचाना परिचित था। एस्टर ने देखा कि एक फिक्सर झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, तो ये मुझे नहीं, उन्हें देख रहे हैं। उसने साफ रात के आसमान की ओर देखा और सोचा, आज रात मैं जानूंगा कि वो हीनी की योजनाओं के बारे में कितना जानते हैं। उस रात अंधेरे के पर्दे के नीचे एक फिक्सर चुपके से अकादमी की इमारत की ओर बढ़ा। भीतर 2 नकाबपोश फिक्सर एक दूसरे से मिले। चारों ओर गहरा अंधेरा था। एक ने पूछा, बाकी टीम कहाँ है? दूसरे ने जवाब दिया, वे लोग पहले ही तय की गई जगह पहुंच चुके हैं। नए आने वाले ने बताया कि हाई कमांड से सख्त आदेश आए हैं, सबको टारगेट के ठिकाने पर इकट्ठा होना है। दूसरे फिक्सर ने पूछा, प्राइमरी टारगेट या सेकेंडरी? उसने पुष्टि की, सेकेंडरी। फिर बोला कि उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिली है। आज आधी रात को एक बहुमूल्य वस्तु, प्रेशियस आइटम, सेकेंडरी टारगेट को दी जाने वाली है और उन्होंने प्राइमरी टारगेट हैनी का भी पता लगा लिया है। पहला फिक्सर तुरंत समझ गया कि हैंगी ने आखिरकार अपने ठिकाने से बाहर कदम रखा है और उनका असली लक्ष्य सेकेंडरी समूह में से प्रोफेसर बैरन है। दूसरा फिक्सर घबरा गया, लेकिन सिंगल डिजिट्स कहाँ हैं? इलीट फिक्सर्स के बिना हम इतने शक्तिशाली प्रोफेसरों का सामना कैसे करेंगे? उसने कहा, ऐसे खतरनाक मिशन के लिए कम से कम नंबर 1, 2 या 3 का होना जरूरी है। मगर उसके साथी ने ठंडे स्वर में कहा, नंबर 1 नहीं आएगा और ना ही बाकी इलीट। ये सुनकर दूसरा फिक्सर क्रोध से भर उठा। तभी उसके साथी ने एक अप्रत्याशित बात कही, इस मिशन में हमारे साथ कैलाहन यानी कि द लेजेंडरी फायर डेमन भी होगा। उसका नाम सुनते ही दूसरा फिक्सर सन्न रह गया। उसे याद था कि कैलाहन डेक्लिन फैमिली के क्रिम्सन ज्वेल मीज कॉर्प्स का वाइस कैप्टन है। एक ऐसा आदमी जो अपना लक्ष्य पाने के लिए पूरी दुनिया को जला देने से भी नहीं हिचकिचाता। इसका मतलब था कि कमांड उनसे मरने और बलिदान देने की उम्मीद कर रही थी। उसके साथी ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद खुली लड़ाई तक बात ना पहुंचे, क्योंकि डेक्लिन जैसे ताकतवर परिवार के इतने मशहूर मेज को उजागर करना उनके लिए भी जोखिम भरा है। दोनों ने तुरंत रवाना होने का फैसला किया। उन्हें लगा जितनी जल्दी वे बाकी टीम से मिलेंगे उतनी ही उनकी जान बचने की संभावना बढ़ेगी। उधर एस्टर बालकनी पर खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ 2 शब्द घूम रहे थे, मिडनाइट टू नाइट और एक नाम, कैलाहन। एस्टर को अपने पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गई थीं। कैलाहन जो अपनी शक्ति के चरम पर था। जब डेक्लिन फैमिली ब्लानोस के खिलाफ खूनी युद्ध में खुद को लगभग तबाह कर चुकी थी, तब भी कैलाहन ने उनकी निष्ठा नहीं छोड़ी थी। युद्ध के बाद जब डेक्लिन परिवार कमजोर पड़ गया, तभी कैलाहन ने इतिहास में अपना नाम फायर डेमन ऑफ डेक्लिन के रूप में दर्ज कराया। एस्टर के लिए ये एक अनमोल अवसर था। उसने तय किया उसे कैलाहन से कुछ हासिल करना ही था। उसकी फ्लेम आर्ट, जो प्राचीन डेक्लिन रहस्यों में से एक थी, उसे पाने का जोखिम इनाम के सामने कुछ भी नहीं था। अब एस्टर को समझ आया कि जो फिक्सर उसे देख रहा था वो अचानक पीछे क्यों हट गया।
ये मौका बहुत बड़ा था जिसे वो जाने नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात उसे खटक रही थी। जो थीसिस वे ढूंढ रहे थे वो तो उसके पास ही थी, जबकि वे कह रहे थे कि वो थीसिस प्रोफेसर बैरन को भेजी जाएगी। एस्टर को यकीन था कि उसकी कॉपी असली है। तो फिर वे किस वस्तु की बात कर रहे हैं? इसका मतलब केवल एक था, आज रात जो थीसिस भेजी जाएगी वो नकली है, एक जाल। आधी रात को जब एस्टर गहरी नींद का दिखावा कर रहा था, पोला चुपचाप तैयार हो रहा था। उसने काले कपड़े पहने, अपने हथियार तैयार किए और जाने से पहले एस्टर के बिस्तर की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सचमुच सो रहा है। फिर धीरे से दरवाजा बंद करके निकल गया। उधर प्रोफेसर बैरन अपने अंधेरे ऑफिस में डेस्क पर झुके लिख रहे थे। अचानक उन्हें घुसपैठियों की आहट महसूस हुई। उनके भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। डेक्लिन के कीड़ों, पहले तो उन्हें दूर से देखकर नजरअंदाज किया, अब मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत? दरवाजा धीरे से खुला और एक नकाबपोश अंदर आया। प्रोफेसर ने उसकी ऊर्जा से ही पहचान लिया, ये किराए का भाड़े का सिपाही। लेकिन जब उन्होंने उसका नाम लिया तो घुसपैठिया चौंक गया। वो पोला था। प्रोफेसर ने शांत स्वर में कहा, अगली बार छिपना हो तो पहले अपनी ऊर्जा नियंत्रित करना सीखो। ये स्टेल्थ की सबसे बुनियादी शर्त है, अगर अगली बार बच सको तो। प्रोफेसर समझ गया कि ये सब हैनी का खेल है। शायद वो थीसिस को डेक्लिन से चुराकर बाहर निकालना चाहता था, पर किसी जाल में फंस गया। फिर उसने सोचा, नहीं, हैंगी इतना मूर्ख नहीं हो सकता। उसका असली उद्देश्य क्या है? तभी एक भयंकर विस्फोट ने दीवार उड़ा दी। लंबे लाल बालों वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ, ओंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान। उसने कहा, मैं कैलाहैन हूं। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना होगा प्रोफेसर। पोला सन्न रह गया। कैलाहैन ने बैरन को नजरअंदाज करके पोला की ओर इशारा किया। तेरी तलवार देखकर लगता है तू सस्ता भाड़े का सिपाही है। बैरन ने ठंडे स्वर में उसकी बात काटी। हाँ, मैंने तेरा नाम कभी नहीं सुना। अब बकवास बंद कर और सीधी बात कर। फिर बोला, तेरी गंध ही मेरी नाक सड़ा दे रही है। कैलाहैन मुस्कुराया। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसी बात की है। उसने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आदमी आज रात मरेगा और तुम प्रोफेसर शायद एक आंख और एक हाथ बचा पाओ। फौरन ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बैरन ने पोला के आगे खड़े होकर अपनी बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरी इमारत कांप गई। पोला ने पहली बार अपने प्रोफेसर की असली ताकत देखी। बैरन ने कहा, अब मैं तुम्हें छात्र नहीं, एक सिपाही मानकर लड़ूंगा। अपनी जान खुद बचाओ। पोला ने तलवार कसकर पकड़ी, मरने या मारने को तैयार। बैरन हैरान था। इतना बड़ा धमाका हुआ फिर भी एकेडमी में कोई अलार्म नहीं बजा। वो समझ गया कि डेक्लिन के चूहों ने पूरा क्षेत्र जादुई अवरोध से ढक दिया है। उधर कैलाहैन की नजर फर्श पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। उसने घृणा से कहा, ब्लैनोस की गंध। फिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। और उसने आग का प्रचंड आक्रमण छोड़ा जो पूरे कमरे में फैल गया। बैरन ने महसूस किया कि बाहर और भी फिक्सर इमारत की ओर दौड़ रहे हैं। अब युद्ध और भी भयानक हो गया। कैलाहैन की जलती आग और बैरन पोला की संयुक्त शक्ति आपस में भिड़ गई। एस्टर छाया में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने धीमे से कहा, अब असली खेल शुरू हुआ। उसने अपना मास्क और हुड पहना और मुस्कुराते हुए कहा, काफी वक्त हो गया फिक्सर नंबर 1 बने हुए। चांद की ओर देखकर व्यंग्य में बोला, आज के दिन मुझे एक नेक फिक्सर बना दे। फिर खुद ही हंस पड़ा। वैसे भी मैं कभी नेक था कब? और तेजी से युद्ध स्थल की ओर भागा। भीषण लड़ाई के बीच कैलाहैन ने पोला का मजाक उड़ाया, अच्छा है, अज्ञात सिपाही होकर भी इतना टिक गया तू। पोला हाँफ रहा था, थका हुआ। उसे लगा कि वो सिर्फ अपने कैप्टन के प्रोटेक्शन एम्यूलेट की वजह से जिंदा है। बैरन ने कहा, पीछे हटो। वो खुद आगे बढ़ा, कैलाहैन के सामने खड़ा हो गया। फिर बोला, इतना बुरा नहीं है तू, शायद तुझ पर भरोसा किया जा सकता है। उसने पोला की चमकती तलवार देखी। एनहांसमेंट मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, सोचता है और आग के हमले रोक सकेगा। पोला ने दांत भींचकर जवाब दिया, जितने जरूरी होंगे सब रोकूंगा। कैलाहैन मुस्कुराया, एक मेज और एक गार्ड, अच्छी जोड़ी है। फिर उसने आग का जबरदस्त हमला किया जिसे पोला ने मुश्किल से रोका।
लड़ाई और उग्र हो गई। पोला एक साथ गार्ड और अटैकर की भूमिका निभा रहा था, जबकि बैरन बाकी फिक्सर्स के जादुई हमलों को रोक रहा था। बैरन समझ गया कि केवल बचाव से काम नहीं चलेगा। उसने कहा, जब माना सीमित होती है और दो शक्तियां उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, तो असली टक्कर शुरू होती है। उसने कैलाहैन को सीधा चुनौती दी, देखते हैं मुझसे कितनी शक्ति छीन सकता है तू। कैलाहैन हंस पड़ा। दिलचस्प। दोनों की शक्तियां, नीली और लाल, भयंकर विस्फोट में टकराईं और पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। उस उग्र संघर्ष के बीच पोला मुश्किल से खड़ा था। उसने बड़बड़ाया, ये दोनों राक्षस हैं, काश ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते। बाकी फिक्सर दूर से उस विनाश को देख रहे थे। उनका लीडर बोला, अपनी जगह से हिलो मत, अभी आगे बढ़ना मतलब पक्की मौत। उसने आदेश दिया, थोड़ा आराम करो, सही समय का इंतजार करो। तभी एक फिक्सर पर छाया से अचानक हमला हुआ। एक फिक्सर चिल्लाया कि एक हत्यारे ने उनके लिए जाल बिछा दिया है। तभी एस्टर ने बिजली की गति से हमला किया और सीधा वहां पहुंच गया जहां बैरन और कैलाहैन के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। जब तक बैरन और कैलाहैन अपनी शक्ति के संघर्ष में उलझे हुए थे, एस्टर ने अपनी मौजूदगी एक शांत लेकिन भयावह आवाज में प्रकट की। दोनों, बैरन और कैलाहैन, उसकी अचानक उपस्थिति से हैरान रह गए और कैलाहैन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। पल भर में एस्टर उसके ठीक सामने आ गया और बिना किसी झिझक के हमला कर दिया, ये कहते हुए कि ये जगह तुम्हारी आखिरी कब्र बनेगी। उसका वार इतना तेज था कि कैलाहैन की रक्षा ढाल चकनाचूर हो गई और उसे महसूस हुआ कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कैलाहैन ने एक शक्तिशाली अग्नि मंत्र छोड़ा ताकि एस्टर से दूरी बना सके, लेकिन विस्फोट के झटके से वो खुद ही दूर जा गिरा और मुंह से खून उगलने लगा। लेकिन एस्टर बिना किसी चोट के उस विस्फोट से निकल आया और फिर से कैलाहैन की ओर दौड़ पड़ा। कैलाहैन को भय के साथ एहसास हुआ कि उसका मना अब उलटने लगी है, जैसे वो उसके ही खिलाफ हो गई हो। बाकी फिक्सरों ने मौका देखकर पूरी कोशिश की कि एस्टर को कैलाहैन तक पहुंचने से रोका जा सके। घायल कैलाहैन ने तुरंत एक औषधि निकाली ताकि अपनी ऊर्जा के प्रतिघात को नियंत्रित कर सके, और साथ ही ये सोचता रहा कि इतनी भयानक शक्ति वाला व्यक्ति एस्टर आखिर आया कहां से। वो एस्टर की लड़ाई की शैली को ध्यान से देख रहा था और इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि एस्टर की हर हरकत बिल्कुल सटीक और निर्दोष थी और उसके मंत्र इतने सटीक थे मानो सब कुछ पहले से तय हों। कैलाहैन स्वयं पर हैरान था कि क्या वो सच में उस रहस्यमय व्यक्ति से प्रभावित हो गया था जो इतने अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। गुस्से से भरा कैलाहैन अब अपनी संपूर्ण शक्ति को मुक्त करने लगा। उसने हवा में विशाल चमकते हुए लाल जादुई चक्र बनाए और चिल्लाया, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी दखल का पछतावा कराऊंगा। उसने अपने जादुई चक्रों से एक विनाशकारी अग्नि हमला छोड़ा जो इतना प्रबल था कि कुछ फिक्सर भी उसकी चपेट में आ गए। एस्टर उस अग्निकुंड में स्थिर खड़ा था, चेहरा छिपाने वाला मुखौटा पहने हुए, बिल्कुल शांत, जबकि पूरा क्षेत्र दहकती लपटों से भर गया था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है। और हाँ, अगली वीडियो के लिए लाइक, कॉमेंट और हाइप देना मत भूलना। मैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।